डेली वीडियोस फ्री कोचिंग के लिए भी ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको डेली वीडियो PDF नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका 80+ का टारगेट कवर हो जाएगा। तो ये नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। को कवर करेंगे। बेसिकली लोकतंत्र की बात अगर हम लोग करें तो लोकतंत्र बहुत प्राचीन समय से था और जो हमारे और आपके आसपास भी देखने को मिलता था। छोटे छोटे ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव होना, किसी गांव के किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा सारे छोटे लोगों की बात को मानना और उनका सहयोग करना, ये कहीं न कहीं चीज़ें लोकतंत्र की बू की तरफ इशारा करती है। बेसिकली लोकतंत्र के आरंभ की आधुनिक युग में बात कर लें तो अब्राहम के एक स्टेटमेंट से होता है, जिसमें उन्होंने लिखा है जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा, और यहीं से लोकतंत्र का प्रारंभ होता है। लेकिन इसके पहले भी यूनानी राज्यों में लोकतंत्र देखने को मिलता है और वहीं से इसका आरंभ मानते हैं। और वहाँ जो प्रचलित था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था और शासन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहा। जैसे उन दिनों शिल्पियों को, महिलाओं को, दास शिल्पी आप समझ रहे हैं, कामगार लोगों को जो काम करते थे या जो मजदूरी करते थे, और दास को लोकतंत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यूनानी लोग को इस लोकतंत्र में भ्रष्ट और निकृष्ट शासन प्रणाली के रूप में चित्रित किया गया था। यूनानी युग का जो ये तरीका कि महिलाएं भाग नहीं लेंगी, शिल्पी भाग नहीं लेंगे, दास भाग नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट तरीका था, जहाँ पूर्णतः लोकतंत्र का सही तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं था। उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं थी कि आधा से ज़्यादा अछूती आबादी और उस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होती थी, तो इसे लोकतंत्र नहीं कहते थे। जबकि यद्यप उदय की बात कर लें तो यूनानी राज्य ही मानेंगे और यूनानी राज्य में ही इनका उदय हुआ। आधुनिक युग में इसका परोक्ष आधार, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आधुनिक युग में इसका परोक्ष रूप से कौन सा दार्शनिक में आधार दे, तो हॉब्स था। हॉब्स के विचारों को जब आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उसमें ये बात झलकती है कि उसने लोकतंत्र की तरफ इशारा किया है। और जैसे हॉब्स ने पहली बार ये कहा कि राज्य और सरकार का निर्माण में आम लोगों की सहमत आवश्यक है, और ये स्टेटमेंट उसका, हॉब्स का, लोकतंत्र की तरफ इशारा करता है। और उसने राज्य के दैवीय अधिकारों का पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। जैसा कि और लोगों ने राज्य के दैवीय अधिकार की बात कही थी, तो राज्य के दैवीय अधिकारों को उसने पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया और लोकतंत्र की तरफ इशारा किया कि आम लोगों की एक बार सहमत हो जाए, क्योंकि उसने राजतंत्रीय निरंकुश शासन प्रणाली का समर्थन किया था। किसने? हॉब्स ने राजतंत्र के निरंकुश शासन प्रणाली का समर्थन किया था। हॉब्स का जो लेवियाथन था, आपको याद होगा, वो बड़ा शक्तिशाली था और शक्तिशाली लेवियाथन के अंतर्गत पूरी जनता को वो एकत्रित करने की बात करता था। अब आते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का स्पष्ट वर्णन किसने किया, तो सबसे पहले स्पष्ट वर्णन लाक महोदय करते हैं, और लाक ने ही सबसे पहले स्पष्ट विचार रखा। और वो चीज़ें लाक के दर्शन को जब आप पढ़ेंगे तो देखने को मिल जाती है, और उसी ने व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण या साध्य मानते हुए सहमत पर आधारित उत्तरदायित्व प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन प्रणाली का समर्थन किया था, तथा शासन को एक ट्रस्ट या न्यासी के रूप में परिभाषित किया कि शासन एक ट्रस्ट या न्यासी होगा और उसकी शक्ति का मूल स्रोत कौन होगा? जनता होगी। उसकी शक्ति जनता से प्राप्त होगी, अर्थात इलेक्शन की बात वहाँ से कहीं न कहीं आने लगी कि जो है इलेक्शन होगा और वो शक्ति जनता से प्राप्त करेगा और लोकतंत्र का प्रारंभ हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। आधुनिक युग का सबसे प्रबल समर्थक, जो सबसे मजबूत तरीके से लोकतंत्र की बात करता है, वो रूसो है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? हॉब्स से। वो कहाँ से आने लगी लोकतंत्र के? हॉब्स से। और इस विचार को थोड़ी सी और परिभाषित किया लाक, और रूसो जब आए, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण किया, लेकिन जो ही रूसो आया, रूसो ने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया कि जो है प्रबल लोकतंत्र का समर्थन रूसो ने स्पष्ट तरीके से कर दिया। और उसने कहा कि सहमत का शासन होना चाहिए, बहुमत का शासन नहीं, अपितु सभी लोगों का शासन। रूसो की एक और क्वालिटी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जबकि लोकतंत्र बहुमत का शासन होता है, वर्तमान की बात कर लें, लेकिन रूसो एक ऐसा विचारक था जो बहुमत के शासन की बात नहीं करता है,
अब तो सभी मतलब प्रत्येक हर एक व्यक्ति का ईच पर्सन ऑफ इन्वॉल्व इन डेमोक्रेसी की बात करता है कि प्रत्येक आदमी लोकतंत्र का सहभागी होगा। और इसके बाद फिर आपके बेंथम आ गए, और बेंथम ने तो मारा कि लोकतंत्र की जो है और वोट का प्रबल समर्थन किया, और बेंथम ने लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में शासन को एक प्रणाली के रूप में स्वीकृति करते हुए स्वीकार करते हुए लोकतंत्र शासन प्रणाली का आधारभूत सूत्र प्रस्तुत किया। लोकतंत्र का आधारभूत क्या है बताएं? अगर कोई ऑनलाइन है स्टूडेंट तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि लोकतंत्र का मेन आधार क्या है। खैर चलिए, मैं आप सबका बिना इंतज़ार किए ये बता देता हूँ कि वोट मत जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा बहुमूल्य और बेसिक फंडा है। तो बेंथम आया और बेंथम ने कहा एक व्यक्ति एक वोट या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संकल्पना लेके चला है, तो लोकतंत्र को थोड़ा सा और ज़्यादा बल मिला। अब मूल प्रश्न उत्पन्न ये हुआ कि लोकतंत्र का आशय बहुमत का शासन है या उत्तरदायी का शासन है या सहमत पर आधारित शासन ही केवल लोकतंत्र है। ऐसे ढेर सारे विचारकों के मन में ये सवाल आए और सब ने अपना अलग अलग तरीके से इस पे एक एक विचार दिया। किसी का ऐसा कहना रहा कि ये एकांगी शासन है, किसी ने ऐसा कहा ये सभी व्यक्तियों की गर्मापूर्ण तार्किक क्षमता से पूर्ण आस्था व्यक्त की जाती है इस शासन में, किसी ने कहा कि ये समाज में विषमतामूलक का शासन है। इस तरह अनेक विचारक आए और अनेक लोगों ने अपने अपने विचार लोकतंत्र को रखे। ग्रीन जैसे विचारक भी क्यों चुप रहे? तो ग्रीन आए और ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता के साथ सामान्य हित को समन्वित करने का प्रयास जो किया है ग्रीन ने, वही लोकतंत्र है। जबकि एक चीज़ और भी बीच में मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहां बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट की बात करी, वहीं मिल ने मतदान को कर्तव्य पालन की संज्ञा दी और लोकतंत्र को एक शिक्षा प्रणाली भी मान बैठा। मिल का बहुत बड़ा योगदान रहा और उसने मतदान को एक अपना कर्तव्य बना दिया। जबकि आप अभी जल्दी ही वोट बीता है, लोकतंत्र का जो पर्व है सबसे महत्वपूर्ण पर्व वो चुनाव होता है, और वो चुनाव का पर्व आप जल्दी ही अभी उससे फ्री हुए हैं और नई सरकार का गठन भी किए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र कर्तव्य पालन है और कर्तव्य पालन की बात करता गया। जे.एस. मिल का ऐसा ही मानना था और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र व्यक्ति के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए आवश्यक है। नोट कर लीजिएगा सर, जे.एस. मिल साहब का ये कथन है कि लोकतंत्र व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए आवश्यक है। पुनः लोकतंत्र के मूल्यों के रूप में मैकफर्सन जैसे लोग भी आए और उन्होंने लोकतंत्र को सहभागी सिद्धांतकार का महत्व दिया कि लोकतंत्र सहभागिता का शासन है और ये एक सामूहिक रूप से सबकी सहभागिता का श्रेय दिया और लोकतंत्र को सहभागी सिद्धांतकार या सहभागी शासन कहा। खैर इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकतंत्र को विशिष्ट वर्गवादी, बहुलवादी, यथार्थवादी क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, इसे यथार्थवादी भी सिद्धांत कहा जाता है। जो इसके मुख्य विचारक रहे वो आप एक बार नोट कर लें या मेरे इस PDF फाइल से भी आप देख सकते हैं। पेरेटो, मुस्का, मिसेल्स, ये 3 ऐसे विशिष्ट वर्गवादी विचारक रहे जो लोकतंत्र की शास्त्रीय मान्यता को पूर्णतः खंडित कर दिया। इनके हिसाब से जो लोकतंत्र की एक आम शास्त्रीय मान्यता थी उसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि इतिहास में शासन की केवल एक ही प्रणाली है और वह है गुटतंत्रीय। अब इसको मैं स्पष्ट करता हूँ आप सबके सामने। जैसे इनका ये मानना था कि शासन तो है, जनता वोट देती है और लोकतंत्र आता भी है, रहता भी है, लेकिन जो शासन करने वाले लोग हैं वो सदैव कम होते हैं। पूरी पब्लिक संभव नहीं है कि पूरी पब्लिक एक साथ शासन करे और ना ही शासन कर पाती है। तो ये विशिष्ट वर्गवादी या यथार्थवादी इनको ये कहा गया कि इसलिए कहा गया कि जो भी कहें बड़ा सही और सटीक शब्द था। आज अपने आसपास आप देख भी सकते हैं कि जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन है क्या, ये लोकतंत्र है और मत हम सारे लोग देते हैं। तो ये मुट्ठी भर ही लोग सदैव शासन करते हैं। यही बात विशिष्ट वर्गीयों ने कह दी और विशिष्ट वर्गवादियों ने लोकतंत्र में समन्वय स्थापित करने का भी कुछ विचारक आए और उन्होंने प्रयास किया और
जैसा कि आप अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ विचारकों के नाम हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, सुम्पीटर, एंथोनी डाउन्स, कार्ल मैनहाइन, सर्टोई जैसे आधुनिक विशिष्ट वर्गवादी विचारक है, और उन्होंने लोकतंत्र का एक नया नाम दिया, बड़ा खूबसूरत नाम दिया, और कहा कि लोकतंत्र तो नेताओं का खेल है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो नेताओं का खेल है, और इस खेल में सभी लोग अपनी अपनी भाग्य को आजमाते हैं, अपने अपने ढंग से शतरंज के पासे को पलटते हैं, और ये पासा जो पलटते हैं वो जनता के बीच पलटते हैं, और केवल चुनाव तक ही ये सीमित है। लोकतंत्र की अगर हम बात कर लें, जो 9 विशिष्ट वर्गवादी आए, विशिष्ट वर्गवादी का जो लोकतंत्र से समन्वय किया गया, उन्होंने लोकतंत्र को केवल चुनाव तक ही सीमित मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए कि चुनाव में पब्लिक के यहाँ नेतागढ़ जाते हैं, उनसे अपने इस खेल का जो पासा है हमारे पक्ष में पलट जाए, इसके लिए राजनीति करते हैं, और फिर वो विशिष्ट वर्ग सत्ता में जाते हैं और वहीं से अपना नियम कानून बनाते हैं, उसमें पब्लिक का कोई लेन देन नहीं रहता है। तो विशिष्ट वर्गवादियों का ये मानना रहा है कि वास्तविक लोकतंत्र तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में होता है। ऐसा मानने वाले विचारकों में आपको मैं बता दूं, सुम्पीटर थे, एंथोनी डाउन्स थे, कार्ल मैनहाइम थे, सर्टोई थे। ये 4 विचारकों के नाम महत्वपूर्ण हैं जो आप नोट कर सकते हैं, जिन्होंने जो है लोकतंत्र की इस तरह की बात कही। एक अमेरिकी विचारक हुआ करते थे, रॉयल्ड मिल्स, उनके बारे में बताऊं, इन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रेंड, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अमेरिकी विचारक रॉयल्ड मिल्स ने कहा था कि अमेरिकी लोकतंत्र को शर्म कह दिया। अमेरिकी लोकतंत्र को इसने कहा कि ये शर्म का विषय है, अमेरिकी लोकतंत्र को इसने शर्म कहा। तो ये एक जो है विचारक रहा जो अमेरिकी लोकतंत्र को शर्म कहा। तो इसकी स्टेटमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और कृपया इसको आप नोट करिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के उत्पत्ति का कारण क्या था। आखिर विशिष्ट वर्गवादी आए तो इनके सिद्धांत की उत्पत्ति का कारण क्या रहा। तो ये इस पे भी हम प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध के मत इटली और जर्मनी में फांसीवाद अथवा का आंदोलन का सर्वाधिकारवाद की स्थापना हुई तथा राजनेताओं ने जनभावना को भड़काकर लोकतंत्र का विनाश कर दिया था। आप भी जानते हैं प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पूरे भूमंडल की, पूरे देशों की क्या स्थिति रही। जहां इटली व जर्मनी में फांसीवाद का प्रारंभ हुआ, हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग पैदा हुए। तो हिटलर और मुसोलिनी तनाशाह थे, तो जायज़ सी बात है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र की भावनाओं को भड़काएंगे, भड़काने का प्रयास करेंगे, तभी उनकी चलेगी। तो उन्हें लोकतंत्र के विरोध में ढेर सारे प्रचार किए, संदेश दिए कि लोकतंत्र भ्रष्ट लोगों का शासन होता है, यहाँ जनता की सुनी नहीं जाती है, राजतंत्र बेहतर होता है। तो एक ये कारण रहा विशिष्ट वर्गवादियों के सिद्धांत की उत्पत्ति का। दूसरा कारण ये रहा कि जो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रहीं, जो उदारवाद का लोकतंत्र की जो उदारवादी व्यवस्थाएं रहीं, जिनके द्वारा स्थायित्व और साम्यवाद बनाए रखने पर मूल बल दिया गया, इसलिए विशिष्ट वर्गवादियों ने ऐसे लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन किया और औद्योगिक और उदारवादी हितों के अनुकूल रहे, जो औद्योगिक और उदारवादी हितों के अनुकूल रहे। तो विशिष्ट वर्गवादी एक वर्ग विशिष्ट के शासन की बात करते हैं, वहीं औद्योगिक वर्ग इसका सहयोग हो गया, क्योंकि औद्योगिक वर्ग किसका होता है? एक विशिष्ट वर्गों का वर्ग होता है, पूरा जनता औद्योगिक होती नहीं। तो जब वो एक विशिष्ट वर्ग इसके सहयोग में आ गया, इसके पक्ष में आ गया, तो ये भी एक कारण है जो विशिष्ट वर्ग का उदय हो गया। तीसरा कारण है कि राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व बनाए रखने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति थी देशों की, वहाँ प्रबल नेतृत्व की आवश्यकता थी। उसी प्रबल नेतृत्व के पन पे अपने यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इस तरह के 3-4 देश थे जिन्होंने नयम अपनाया। उसी एक चमत्कारी और प्रबल विशिष्ट वर्गीय नेतृत्व के पन पे ये महान धुरंधर राजनीतिज्ञ रहे। तो ये बात हम लोग जब नेहरू पढ़ेंगे या नयम पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि यहाँ से कहीं न कहीं देखने को मिलती है। इसके बाद तो इस राजनैतिक व्यवस्थाओं में स्थायित्व बनाने के लिए सहभागिता से लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। उनका ये मानना था कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा, तो प्रबल नेतृत्व की आवश्यकता थी, तो इसलिए जो है विशिष्ट वर्ग का उदय हो गया। अच्छा, जनपुंज समाज में लोगों का व्यवहार तार्किक नहीं होता था। जनपुंज इन द सेंस कि सबका समाज,
तो सबके समाज में सबके अलग अलग व्यवहार होते हैं और सबके व्यवहार एक जैसे नहीं होते। इसीलिए आम जनता की जो राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी थी वो तार्किक आधार पर नहीं होती थी, क्योंकि सबकी व्यवस्थाएं अलग थी, सबके विचार अलग थे। तो इसलिए जो है भी विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ कि एक विशिष्ट वर्ग होगा जो सबको संचालित करेगा। तो ये मुख्य रूप से 4-5 कारण है विशिष्ट वर्ग के उदय का लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र के शास्त्रीय उदारवादी और विशिष्ट वर्ग के सिद्धांतों की अंतर की बात कर लेते हैं कि क्या अंतर रहा। तो ये अंतर तो बहुत रहे, लेकिन 2-3 मुख्य अंतर आपको मैं बता दूं, बाकी ढेर सारे अंतर आपको इस PDF फाइल में मेरे मिलने को मिल जाएंगे और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय मॉडल लोकतंत्र के वास्तविक व्यवहारिक कार्यप्रणाली पर आधारित था। जो विशिष्ट वर्गीय मॉडल था वो लोकतंत्र के वास्तविक या व्यवहारिक कार्यप्रणाली पर आधारित था, जबकि उदारवाद आदर्शवाद पर आधारित था। जबकि शास्त्रीय लोकतंत्र की संकल्पना मूलतः आदर्शात्मक थी, जो स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय जैसे मूल्यों को प्रमुख स्थान दिया गया था। जो उदारवाद था, शास्त्रीय उदारवाद, यहाँ जो है आदर्शवादी व्यवस्था थी। तो एक जो है ये अंतर रहा दोनों में। अगर दोनों की हम तुलना की बात करें तो एक ये अंतर रहा। दूसरा अंतर ये रहा कि विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार लोगों की योग्यता, क्षमता पे विश्वास करते थे कि जो व्यक्ति का नेतृत्व कर रहा है उसकी क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, इस पे विशिष्ट वर्ग विश्वास करता था। जबकि शास्त्रीय सिद्धांतकार क्या कहते थे, सभी व्यक्ति समान है। आपको पता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सभी व्यक्ति न जन्म से समान होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि से, तर्क शक्ति से समान नहीं हो सकते। ये ऐसा आदर्शवादी मानते थे या शास्त्रीय लोकतंत्रवादी मानते थे। विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत सहभागिता को शासन व्यवस्था के अस्थायित्व तो शांति के लिए हानिकारक मानते थे। कौन? विशिष्ट वर्ग। क्योंकि जब कोई व्यवस्था बनेगी, समझिए बात को, और उसमें सारे लोग, मान लीजिए कोई नियम कानून बनाना हो अपने देश में और सारे लोगों को एक साथ बैठा लिया जाए, तो 1.25 अरब 30 करोड़ की ये जनसंख्या कोई निर्णय ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। जबकि शास्त्रीय लोकतंत्र उदारवादी क्या कहते थे, या शास्त्रीय लोकतंत्र क्या था, सबकी सहभागिता चाहिए, तो वो संभव नहीं था। तो इसलिए भी एक विशिष्ट वर्ग थोड़ा सा प्रबल रहा। एक और कारण रहा कि विशिष्ट वर्ग का जो चयन होता था, ये एक इनके चयन का एक साधन होता था कि वोट प्रणाली से या कुछ निश्चित औद्योगिक संघ से कोई चला गया, कोई किसान संघ से चला गया, तो इस तरह एक विशिष्ट वर्ग पैदा होता था। जबकि शास्त्रीय सिद्धांतकार के अनुसार चुनाव जनता की इच्छा जानने के लिए होता है। तो इस दोनों में तुलनात्मक रूप से एक ये अंतर रहा। अच्छा, शास्त्रीय सिद्धांतकारों के अनुसार शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार जनता के प्रति उत्तरदायी तो होना ये भ्रांत धारणा है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और ये बात मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं कि ये एकदम सत्य है, ये सत्य के बहुत करीब हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोकतंत्र में इतनी बुरी स्थिति नहीं होती, इतने घिनौने कर्म जो आज के युग में लोकतंत्र में हो रहे हैं वो नहीं होते। तो इस तरह कि ये तुलनात्मक अध्ययन रहा। अब बात कर लेते हैं कि विशिष्ट वर्गवादी या मार्क्सवादी सिद्धांतकारों में भी थोड़ा सा भेद रहा। वो भेद मूलतः 2-3 मुद्दे पे बेसिकली देखा जाता है। चूँकि शासक वर्ग की संकल्पना मार्क्सवादी विचारों की मूल देन थी और मार्क्सवादियों के साथ प्रत्येक समाज वर्ग में विभाजित होता है, ये मार्क्सवाद मानता है, और उत्पादन के साधनों पे एक विशेष वर्ग का अधित्व होता है, ये मार्क्स मानता, और दोनों वर्गों में बराबर संघर्ष होता है, ऐसा मार्क्स का मानना था। जबकि विशिष्ट वर्गवादियों ने शासक वर्ग की संकल्पना का खंडन करते हुए राजनैतिक विशिष्ट वर्ग की बात की है। अब समझिए, मार्क्स क्या कहता, उत्पादन के साधनों पे विशिष्ट वर्ग का अधिकार है, जबकि विशिष्ट वर्गवादी कहते हैं कि राजनैतिक विशिष्ट वर्ग एक अलग शासक वर्ग है और वही शासन करता है। जबकि मार्क्स ऐसा नहीं मानता। मार्क्स तो सारी चीज़ें आर्थिक दृष्टि से देखता है, आप सबको पता है। तो वो समाज को 2 वर्गों में बांट देता है और बांट के उसके संघर्ष की बात करता है, और एक सर्वहारा वर्ग की बात करता है और एक औद्योगिक वर्ग की बात करता है। जबकि विशिष्ट वर्गवादी कहता है कि ऐसा नहीं है, राजनैतिक विशिष्ट वर्ग अलग होता है और वो शासन सत्ता को सम्मिलित करता है, और चुनाव के माध्यम से, चुनाव जब होता है तो इन चुनाव के माध्यम से
इन विशिष्ट वर्ग, 2-3 विशिष्ट वर्ग होते हैं, इनका इंटरचेंज होता है, ये आपस में बदलते हैं, न कि कहीं किसी कोई जनता का पूर्णतः शासन हो गया है, वो फिक्स है। वो विशिष्ट वर्ग आज किसी और के विशिष्ट वर्ग के हाथ में सत्ता है और कल किसी और विशिष्ट वर्ग के हाथ में सत्ता रहेगी। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एंथोनी डाउन्स जैसा एक विचारक हुआ करता था और उसने कहा था कि विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र का सिद्धांत मूलतः प्रतिस्पर्धी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव के द्वारा विशिष्ट वर्गों का स्थानांतरण होता है, जो मैं अभी बात करता हूँ, न कि पब्लिक का किसका स्थानांतरण होता है? विशिष्ट वर्गों का। और वर्गवाद की संकल्पना खुली एवं गतिशील है क्योंकि विशिष्ट वर्ग के परिसंचरण को स्वीकार करते हैं। विशिष्ट वर्ग आपस में चेंज होता है, ये एक दूसरे के परिसंचरण को स्वीकार करते हैं। आज के तत्कालिक व्यवस्था के चुनाव को देखते हुए अगर आप इसकी संकल्पना को लेते हैं तो मुख्य रूप से ये विशिष्ट वर्ग का बदलता हुआ राजनीतिक खेल है, जिसमें आप सारे लोग, हम सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और सब लोग किसी न किसी मत से प्रभावित होते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। तत्पश्चात एक नए विशिष्ट वर्ग का चुनाव होता है। अब इसके बाद आते हैं कि लोकतंत्र की जो बहुलवादी सिद्धांत, ऐसे देखिए एक चीज़ मैं और भूल गया आपको बताता चलूँ कि इस विशिष्ट वर्ग की आलोचना हुई और इस आलोचना में बहुत छोटी सी 5 लाइन है, मैं आपको बता दूं। ये लोकतंत्र को आम जनता से दूर रखना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ये आलोचक का मानना है। ये लोकतंत्र विरोधी तो विशिष्ट वर्गवादियों को कहता है। दूसरी आलोचना ये हुई कि ये रूढ़वादी सिद्धांत है। तीसरी हुई कि इसके लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्ण अवहेलना की गई है, अर्थात लोकतंत्र को माना ही नहीं गया। इन्होंने अपने हिसाब से एक नए दर्शन की बात करी है। जनता को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया, विशिष्ट वर्ग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और जनता को एक चुनावी मोहरा बना दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को साधन व व्यवस्था रखने ही साध्य मान लिया गया है। व्यक्ति को साधन और व्यवस्था बनाए रखना ही साध्य मान लिया गया है। व्यक्ति लाइन ऑर्डर मेंटेन करे वो इसका साध्य है, जबकि ऐसा नहीं, व्यक्ति के अपने कुछ अलग उद्देश्य होते हैं और वो उसका साध्य होना चाहिए। तत्पश्चात लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक समकालीन अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। एक चीज़ में 2 को सवाल आपको साथ साथ बताते चलता हूँ कि इस देश का, इस विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र, 2-3 सवाल आप अलग से नोट कर लें फ्रेंड्स। सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र अगर सवाल आता है तो अमेरिका है। सबसे बृहद लोकतंत्र अगर सवाल आता है तो भारत है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर सवाल आता है तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा है जहां आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और उस बीच में आपको बता दूं, और इस प्रत्यक्ष लोकतंत्रों में 5 तरह के शासन करने के तरीके का प्रावधान है। पहला प्रारंभ मिशन से जनता द्वारा शासन शुरू कैसे किया जाए, क्या नियम कानून बनाया जाए। दूसरी व्यवस्था है प्रत्यावन, अगर किसी प्रत्याशी को वो लोग भेजे हैं तो जनता के पास प्रत्याह्वान शब्द है, मतलब रिकॉल, बुलाने का अधिकार है कि वो संसद से उनको बुला सकती है, जनता के पास साधन है। 2 तरह के जनमत संग्रह होते हैं। पहला जनमत संग्रह सामान्य मुद्दे पे होता है और दूसरा जनमत संग्रह विशेष मुद्दे पे होता है। और 5वां सभा है, कोई बहुत मुद्दा जटिल हो तो वहाँ एक बार सारे लोगों को बुलाया जाता है और उस जटिल मुद्दे पे प्रत्यक्ष मतदान कराया जाता है और सामान्य तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से मतदान करके उसका निर्णय लिया जाता है। ये एक सभा के माध्यम से किया जाता है। तो ये 5 व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। तो अब ये बीच में एक टॉपिक ज़रूरी मैं समझा हूँ तो आपको बता दिया हूँ। अब आते हैं लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की बात कर लें तो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का जो उदय हुआ वो अमेरिका में हुआ और बहुलवाद की जो मूल धारणा थी वो 19वीं सदी में आई। 19वीं सदी में आपको बताते चलूँ कि डी टॉकविले की एक रचना आई थी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। डी टॉकविले बेसिकली अमेरिका का ही रहने वाला था और वहाँ की डेमोक्रेसी को उसने बहुत कायदे से देखा था। तो उसकी एक रचना आई थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका और उसमें उन्होंने बहुलवादी समाज का वर्णन किया और जिसमें उनके अनुसार समुदाय सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में, वही बात जो विशिष्ट वर्ग है तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो विशिष्ट वर्ग की बात कर देता है, ये विशिष्ट समुदाय की बात कर देता है। और ये इसका ये मानना है डी टॉकविले का कि जो है विशिष्ट समुदाय होते हैं जो बड़े लोगों के एक संगठन और समुदाय होते हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी सशक्त होते हैं और उनके बीच लोकतंत्र को लेके आपस में प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रतिस्पर्धा में वो शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं।
समाज की शक्ति अनेक केंद्रों में बिखरी होती है, तब प्रत्येक समूह सत्ता में भागीदार का अवसर प्राप्त करता है। वो शक्ति को जब अर्जित कर लेते हो तो छोटे छोटे कई समूह होते हैं, जैसे मंत्रालय मान सकते हैं, जैसे भारत का मंत्रालय व्यवस्था। तो उन छोटे छोटे समूहों में धीरे धीरे अपने सत्ता की बिखार मतलब बटी होती है और उनका एक केंद्र बिंदु होता है जहाँ से उस सत्ता को संचालित करते हैं, ऐसा मानना डेटा के विले का है। इसके बाद रॉबर्ट डहल साहब आए और डहल साहब ने वाई गवर्नर्स, एक हु गवर्नर्स, इन्होंने एक किताब लिखी हु गवर्नर्स, और रॉबर्ट डहल की ये बड़ी फेमस बुक थी, आपको बताते चलें। और इन्होंने समाज के निर्णय की इनका एक मानना था हु गवर्नेंस में कि समाज के जो निर्णय हैं उनके जो केंद्र बिंदु हैं वो अलग अलग हैं और प्रत्येक समूह सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जो केंद्र बिंदु या जो छोटे छोटे समूह या सत्ता हैं ये सरकार के प्रत्येक निर्णय को प्रभावित करते हैं। और रॉबर्ट डहल ने शक्ति के विशिष्ट वर्ग या राजनीतिक की संकल्पना का खंडन किया। उनका ये मानना था कि जो ये विशिष्ट वर्ग की बात करते हैं पहले पेरेटो, मुस्का, मिचेल्स, वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि कोई वर्ग नहीं, छोटे छोटे समूह हैं जो सरकार को प्रतिस्पर्धा करते हैं और सरकार के किसी भी डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, निर्णय को प्रभावित करते हैं। और परंपरागत सिद्धांत के व्यक्ति को एक इकाई माना जाता है, जहां बहुलवाद सिद्धांत में समूहों को महत्व दिया गया है। यही मान्यता को आगे बढ़ाते हुए जबकि हम देखेंगे जो परंपरागत सिद्धांत में व्यक्ति क्या माना गया, एक इकाई है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत इसको क्या मानता है कि व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व किसका है? छोटे छोटे समूहों का है। और रॉबर्ट डहल ने तो लोकतंत्र के बजाय लोकतंत्र शब्द का ही विरोध किया। उसने तो ये कहा कि लोकतंत्र के बजाय उसने पोलार्की शब्द यूज किया है, जिसका अभिप्राय की अगर हम बात करें, जिसका अभिप्राय की बात करें तो शासन का बहुल अल्पसंख्यक का होता है। अगर डहल की बात मान लें तो शासन किसका होता है? बहुल अल्पसंख्यक। जो छोटे छोटे समूह में अल्पसंख्यक लोग जुड़े हैं उसमें से किसी एक या दो समूह का शासन होता है, इसलिए बहुल अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया। और शासन आम सहमत का होता है, बहुमत का नहीं होता, ऐसा कि रॉबर्ट डहल। जबकि आपको मैं पहले बताया हूँ कि रूसो एक ऐसा विचारक हुआ था मित्रों जिसने आधुनिक युग में बहुमत के शासन के अपितु सबके शासन की बात करी थी। ईच पर्सन इज ए इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेसी की बात करी थी कि प्रत्येक व्यक्ति डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होगा। वो डेमोक्रेसी किसने कहा था? रूसो। जबकि रॉबर्ट डहल इसका विरोध करता है। रॉबर्ट डहल ने साफ कहा कि बहुमत का नहीं, आम सहमत का होता है। और आम सहमत इन से प्रत्येक व्यक्ति की सहमत नहीं, एक समुदाय की सहमत, समुदाय के कुछ लोगों की सहमत, 2/3 बहुमत की जो बात करते हैं हम लोग, वो यही है कि हम छोटी सी आम सहमत बन गई और उसी पे लोकतंत्र आगे चल पड़ा। इसके बाद समकालीन मान्यता में जब आगे हम बढ़ेंगे तो लिज फार्ट एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने एक नया शब्द दे दिया, आपको सुन के बड़ी हंसी आएगी, सहवर्तनी लोकतंत्र, कंसोकेंशनल डेमोक्रेसी। इनका था कंसोसिटेशनल डेमोक्रेसी। सहवर्तनी लोकतंत्र की संकल्पना किसने दी है? ये याद रखिएगा, लिस्पर्ट थे, ये भी अमेरिकन थे और इन्होंने इसकी संकल्पना दी। और इन्होंने कहा कि ये एक सहवर्तनी है जिसके हिसाब से जिन समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता या बहुलता अत्यधिक पाई जाती है वहाँ सदैव आम सहमत की सरकार का निर्माण होता है तथा इन समाजों में संगठन सरकारों का प्रचलन व्यवहारिक है। यही जो है लीज फर्ट ने भी बहुलवादी मान्यता की पुष्टि कर दी। मतलब अब इसका अर्थ ये आप समझ सकते हैं कि लिम्फर्ड ने जो सहवर्तनी लोकतंत्र की बात करी उसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुलवाद का ही इन्होंने भी समर्थन किया। अब आते हैं कि बहुलवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के मूल बेस क्या थे जिस पे ये जो है बहुलवाद आधारित था। तो इसके 2-3 छोटे छोटे बेस थे, उस बात कर लेते हैं। तो इन्होंने आधुनिक औद्योगिक समाज या बहुलवादियों के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज जनपुंज समाज नहीं, इनके अनुसार प्रत्येक समाज में सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न समूहों का निर्माण किया जाता है और इसीलिए इन समूहों के निर्माण द्वारा व्यक्ति राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेता है। इनका ये मानना है कि प्रत्येक समाज जिसकी जो ज़रूरत होती है, जैसे किसान की ज़रूरत किसान आंदोलन की है, औद्योगिक वर्ग की ज़रूरत जीएसटी के विरोध की है, स्वर्ण समाज के आंदोलन सर्विस टैक्स के विरोध की है। तो इस तरह सबके अलग अलग संगठन बनते हैं और ये संगठनों के द्वारा लोग लोकतंत्र को में इन्वॉल्व होते हैं। एक आधार बहुलवाद का ये रहा।
दूसरा आधार रहा कि शक्ति को विभिन्न समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, जबकि इसका बेस आपको हीगल के दर्शन में देखने को मिलता है। शक्ति को विभिन्न अलग अलग समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें जो है हीगल आगे चल के आप जाएंगे तो यही हीगल का दर्शन शुरू हो जाता है। और बहुलवाद, अधिनायकवादी एवं सर्वाधिकारवाद राज्य की संकल्पना के विरुद्ध यही हीगल ने जो दर्शन दिया था कि जो शक्तियों को विभिन्न छोटे समूहों में विभाजित करता है, तो ये कहीं न कहीं जो अधिनायकवादी या सर्वाधिकारीवाद राज्य की संकल्पना थी उसका विरोध भी देखने को यहीं हीगल के दर्शन में आपको मिल जाता है। एक कारण था कि शक्ति को सीमित करना चाहते थे। शक्ति सीमित इंसिडेंस की वही बात यहाँ भी हुई कि शक्ति का कोई आतताई तरीके से प्रयोग न करे, और इन्होंने शक्ति के सिद्धांतों को पर्याप्त महत्व दिया है, शक्ति के विभाजन को पर्याप्त महत्व दिया है, व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक सेतु कायम करने, सेतु इन द सेंस पुल, व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक पुल कायम करने की बात करी थी। अब आते हैं बहुलवादी लोकतंत्र की शर्तें। तो वो छोटी छोटी 5 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि सत्ता व प्रभाव के अनेक केंद्र होने चाहिए, अर्थात फिर वही शक्ति का विकेंद्रीकरण। अच्छा, प्रत्येक समूह हितों का निर्णय निर्माण में उचित भागीदारी, मतलब सारे संगठन का कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी में इन्वॉल्वमेंट हो, पूरी तरह से पूरी भागीदारी हो। अच्छा, सभी अपने अपने हित को व्यक्त कर सके और निर्णय में उस हित को लेकर प्रभावित कर सके। चुनाव और जनमत होना चाहिए, तभी ये बहुलतंत्र होगा। और अंत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक आम सहमत होनी चाहिए, ऐसा मानना था। अब आपको जैसा पता है कि सारे सिद्धांतों के बाद बिना आलोचना के तो काम बनता नहीं है भाई। आलोचना करने से लोग क्यों पीछे हटेंगे? अगर किसी का कोई पक्षधार है तो किसी न किसी का कोई न कोई आलोचक तो बन ही जाएगा। तो अब बात आ गई आलोचना पे। तो इस सिद्धांत में आलोचना की गई और कही गई कि समूह को महत्व दे दिया गया, व्यक्ति को महत्व ही नहीं दिया गया। सामंजस्य बनाने के चक्कर में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ही नहीं किया गया। फिर लोकतंत्र के ये सिद्धांतकार लोकतांत्रिक मूल्यों के पूर्ण उपेक्षा कर देते हैं, चूँकि क्यों समूहों को मत देते हैं, व्यक्ति को मत नहीं देते हैं, इसलिए। अब मार्क्सवादी भी क्यों चुप रहे हैं? अब मार्क्सवादी ने कह दिया कि ये वर्ग विभाजित समाज में समूहों के मध्य समन्वय सामंजस्य की कल्पना करना अतार्किक है। मार्क्स का ये मानना था। क्या मानना था? आर्थिक रूप से सब कुछ मार्क्स ने इस दुनिया में जो भी देखा, सबका बीज क्या था? अर्थ। मार्क्स ने जो देखा आर्थिक रूप से देखा, तो वो मान दिया कि जहाँ वर्ग व्यवस्था 2 भागों में बटी हो, बुर्जुआ वर्ग और आर्थिक वर्ग, वहाँ इस तरह के समूह बनना संभव नहीं है, वहाँ 2 ही समूह हो सकते हैं। और नव बहुलवादियों ने कहा कि समाज में सभी समूहों का महत्व समान नहीं हो सकता, समाज के समूह के महत्व उसकी व्यक्ति की संख्या पर निर्भर करते हैं, ये बहुलवादी मानते हैं। तो इस तरह जो है इसका विरोध भी लोगों ने किया और आलोचनाएं भी की गई। खैर, अगर निष्कर्ष की बात कर लें तो समकालीन औद्योगिक समाज में अनेक समूह अस्तित्व में आज भी पाए जाते हैं, कहीं न कहीं दल के रूप में, हित समूह के रूप में, और वो व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। अब मित्रों, बात कर लेते हैं लोकतंत्र का सहभागी सिद्धांत या आमूल लोकतंत्र का सिद्धांत या लोकतंत्र का जनमत संग्रही सिद्धांत। ये तीनों एक ही बात होती है, सहभागी सिद्धांत या आमूल लोकतंत्र या जनमत संग्रह। तो बेसिकली ये सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया तो उसके बाद आया प्रचलन में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात समूह से विश्व में आप देखे होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कहीं राजशाही थी, कहीं औपनिवेशवाद रहा, तो कहीं अधिनायक तंत्र रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र की एक हवा चली और मैक्सिमम राज्य, अगर मैं कुछ एक्सेप्शनल केसों को छोड़ दूं, सऊदी अरेबिया, इवन इंग्लैंड भी राजा का अधिकार ख़त्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा और बढ़ भी गया है। चीन के साम्यवाद को छोड़ दें या कुछ खाड़ी देशों में जो ओमान की बात कर लें जहाँ राजतंत्र है, तुर्कमेनिस्तान की बात कर लें जहाँ राजतंत्र है, सऊदी अरब, दमन दिनार, इस तरह कुछ देश हैं जो खाड़ी देश हैं जहाँ आज भी राजाओं का शासन है। बाकी सारे देश लोकतंत्र की एक धारा में बह चुके और लोकतंत्र की अनेकार्थी संकल्पनाएं इस देश में आईं और इवन पाश्चात्य एशियाई अफ्रीका देशों ने भी उदारवादी लोकतंत्र के मॉडल को स्वीकार नहीं किया था। बाकी सारे देश, अगर मैं पाश्चात्य अफ्रीकी देशों की बात करूं
तो उन्होंने उदारवादी लोकतंत्र के मॉडल को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। बाकी सारे के सारे देश समाजवादी लोकतंत्र के मिले जुले रूप को अपनाए। और उसके बाद शीतोत्तर विश्व में फ्रांसिस फुकुयामा जैसे भी लोग आए और उदारवादी लोकतंत्र की विश्वव्यापी विजय की घोषणा कर डाली थी। तो इस तरह लोकतंत्र पूरी तरह शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र प्रचलन में आया और पूंजीवादी व्यवस्थाओं के मध्य सामंजस्य बैठाते हुए उदारवादी लोकतंत्र सामने आया। और करते करते जब कुछ दिन और मामला आगे बढ़ा तो कहीं न कहीं से इस लोकतंत्र के पीछे कल्याणकार की बू आने लगी और कल्याणकारी राज्यों का उदय हुआ। उसी में तब तक अनुभविक विश्लेषण करने के संबंध में शुम्पीटर, रॉबर्ट डहल जैसे कुछ विचारक आए और सार्टोरी आए और इन्होंने विशिष्ट वर्गों में सख्त व शासन के प्रतिस्पर्धा के रूप में चित्रित कर दिया कि ये लोकतंत्र कुछ विशिष्ट वर्गों का सख्त और साधन है। और सार्टोरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि लोकतंत्र एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था है। सार्टोरी का ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस होता है। सार्टोरी ने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था है जिसमें नवनिर्वाचित प्रतिनिधित्व बिल्कुल अल्पसंख्यकों को प्रभावित करते हैं। नवनिर्वाचित प्रतिनिधित्व बिल्कुल अल्पसंख्यकों को प्रभावित करते हैं। ये सार्टोरी जी का महत्व रहा है। तो ये आया चूंकि विशिष्ट वर्ग के बीच शासन और सत्ता बची रही इसमें। आगे फिर मैकफर्सन आया और मैकफर्सन ने लोकतंत्र के आनुभाविक मॉडल की कड़ी आलोचना कर दी। जबकि आज भी देखा जाए तो विश्व लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हो रहा है, मैक्सिमम देश लोकतंत्र में है। तो मैकफर्सन आए और इन्होंने शुम्पीटर और रॉबर्ट जैसे जो विचार थे जिन्होंने लोकतंत्र का एक मानवीय स्वभाव के आधार पर विश्लेषण किया था, इन्होंने मैकफर्सन ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव की उपयोगिता के उपभोक्ता के रूप में स्वीकृत किया। क्या किया? मानव का जो स्वभाव है वो जो यूटिलाइज है, कैप्चरिंग है, किसके लिए? एज ए कस्टमर बेस। क्या है? उपभोक्ता है। और यह उपभोक्ता सृजन कर व्यक्ति उपभोक्ता को जो सृजन की ज़रूरत पड़ती है उसके साथ साथ वो सृजन भी करता है। तो उपभोक्ता होने के साथ साथ सृजन करता भी है, ऐसा मैकफर्सन माने। और जो परंपरावादी उदार लोकतंत्र रहा उससे जो नववादी उदार लोकतंत्र या जो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था नई आई उसमें बड़ा कंट्रडिक्शन रहा, बड़ा विरोध रहा। तो मैकफर्सन पूर्णतः पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के पूर्ण समर्थन किया। और पूंजीवाद का होना अति आवश्यक था उन दिनों। आवश्यक इसलिए था कि लोकतंत्र अपनाने के बाद औद्योगिक युग को आना निश्चित था और औद्योगिक युग ही आके इस देश में कल कारखाने का विकास हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बड़े क्षणिक मात्रा में था और देश का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ। तो इस तरह जो है दो वर्ग विकसित तो हुए। अच्छा, बहुत जायज़ सी बात है मित्रों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सबको कि जब कोई भी व्यवस्था आगे बढ़ेगी, व्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, गति होगी, तो कहीं ना कहीं उसके दो पक्ष होंगे। सेम वही पोजीशन हुई लोकतंत्र को भी लेके, और दो तर्क, दो मुद्दे, दो पक्ष। मैकफर्सन ने जैसे पूंजीवाद का समर्थन किया, आदर्शवादी मूल्यों को पुनर्जीवित भी करने का एक बार प्रयास किया गया, तो इस तरह के दो प्रकार की शक्तियां सामने आईं और वो दो वर्ग यहाँ भी पैदा हो गए। एक वर्ग हो गया शोषणकारी शक्ति और एक समुदाय या एक वर्ग या एक पक्ष हो गया विकासात्मक शक्ति। कि अब शोषणकारी शक्ति और विकासात्मक शक्ति दोनों जब सामने आया तो दोनों ने आपस में पक्षपात। अच्छा, शोषणकारी शक्ति का अभिप्राय पहले समझ लेते हैं। तो शोषणकारी शक्ति का अभिप्राय था कि दूसरों की योग्यता और क्षमताओं का प्रयोग अपने लाभ हेतु करने से। शोषणकारी क्या चाहता था? जैसे एक व्यापारी था, वो एक बड़ा संगठन बनाया और बना के ये व्यवस्था थी विश्व की। ध्यान रखिएगा, ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो एक व्यावसायिक वर्ग कुछ लोगों को अपनी रोजी रोटी देता है और रोजी रोटी देने के अगेंस्ट उनको कुछ पारिश्रमिक देता है। लेकिन मैकफर्सन इसको क्या मान गया कि ये शोषणकारी शक्ति है। ये किसका पहला बिंदु रहा। दूसरा, अच्छा, इसमें हुआ क्या कि जीवन के पर्याप्त साधनों का अभाव था जिनके पास, वो लोग अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर हो गए और अपने श्रम का उपयोग शोषण मुक्त रूप करने की स्वतंत्रता। तो वो अपने श्रम को बेचने, तो मैकफर्सन जी चाहते थे कि जो ये श्रम बिक रहा है वो शोषणकारी न हो, जबकि ऐसा संभव नहीं था। कभी भी कोई भी औद्योगिक किसी श्रम को जब खरीदता है या आप या हम कहीं नौकरी करने जाते हैं
तो जो हमें पारिश्रमिक मिलता है हमारा श्रम उससे ज़्यादा लगता है, तभी वो हमें पारिश्रमिक दिया जाता है और वही उस उद्योगपति की बचत है। और अगर उद्योग व्यवस्था नहीं आती तो समाज का विकास संभव नहीं था। ये निश्चित रूप से जान लीजिए। तो पूंजीपति का भी होना उतना ही आवश्यक था जितना विकासात्मक समाज को बनने के लिए शोषणकारी व्यवस्था का होना था। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं और एक दूसरे के साथ ही आते हैं, ये सत्य है। जबकि हम थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं, थ्योरी में हम इसका विरोध करेंगे, तमाम बातें हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें यही सत्य है। और ये हम समझदार लोग हैं और हमको आपको ये जानते रहना चाहिए। अब दो पक्ष आए कि अपने श्रम का उपयोग शोषण मुक्त रूप में करने की सोच। तो मैकफर्सन ने आधुनिक समाज में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के द्वारा मनुष्य के विकास की आवश्यक सामाजिक परिस्थितियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं और इन्होंने समतामूलक समाज को लोकतांत्रिक समाज के रूप में चित्रित किया और उन्होंने परंपरागत उदारवादी व्यक्तिवादी मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया, अर्थात समाज विकास की ओर बढ़ने लगा और परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नैतिक और मित्रवत गुणों का विकास संभव। ये है सर कल्याणकारी राज्य के लक्षण। यहीं से कल्याणकारी राज्य देखने को प्रारंभ हो जाते हैं। जो मैं पहले बताया हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना प्रारंभ हुई और उन्होंने आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विसंगतियों को चित्रित करते हुए कहा, पहला, यह मानवीय विकास हतोत्साहित करता है। कौन? जो उदारवाद है ये मानवीय विकास को हतोत्साहित करता है। उदारवादी विचार आर्थिक कारणों पर टिका होता है और इसमें मानव का नैतिक पतन होता है। तो फिर मैकफर्सन आगे क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का प्रयोग पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत करना कठिन है, परंतु यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि पूंजीवादी व्यवस्था को हिंसक रूप से समाप्त करने का समर्थक बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर पूंजीवादी व्यवस्था को हिंसक रूप से आप समाप्त करने का पक्षधर हैं तो कहीं न कहीं लोकतंत्र का विकास रुक जाएगा, व्यक्ति और समाज का विकास रुक जाएगा। तो इन्होंने धीरे से बड़े स्पष्ट सहभागी लोकतंत्र को शांतिपूर्ण क्रमिक रूप से प्राप्त करने की इच्छुक थे। जैसे इनका ये मानना था ना कि ये पूंजीवाद को बनाए रखें और लोक कल्याण की बात करें और पूंजीवाद के थ्रू धीरे धीरे एक दूसरे में प्रेम व्यवहार कह के सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। और व्यक्ति की जब सहभागिता बढ़ेगी, वह ज्ञानी होगा, सचेष्ट होगा, जानकार होगा, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ऐसा मैकफर्सन साहब का मानना था। अब आपको एक नाम बता दूं मैं, कैरोल पेटमैन। ये एक्चुअली नारीवादी विचारका हैं कैरोल पेटमैन। और नारीवादियों के साथ एक बहुत बड़ा दर्द है भाई। दर्द वो ये है कि नारीवाद सिर्फ एक मुद्दे पे पूरा विचार दिया, जैसे मार्क्सवाद ने सिर्फ एक मुद्दे पे विचार दिया। आपने न्याय पढ़ा होगा, न्याय में प्लेटो के पूरे दर्शन न्याय पे थे। उसी तरह मार्क्सवाद के पूरे दर्शन अर्थ पे हैं और नारीवाद का पूरा दर्शन किस पे है? प्रत्यसत्तात्मक समाज के विरोध में। जितने भी नारीवाद विचारक हैं, चाहे आप कैरोल पेटमैन को पढ़ेंगे या आगे आने वाले और भी साइमन बोर्डिया को पढ़ेंगे, सुजेलम को पढ़ेंगे, ऐसे बहुत ढेर सारे नारीवादी विचारक आपको मिलेंगे। तो जिनको भी पढ़ेंगे ना, वो प्रत्यसत्तात्मक सत्ता का विरोध करते हैं। तो कैरोल पेटमैन के अनुसार परिवार में भी लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि एक प्रत्यसत्तात्मक समाज के अंतर्गत महिलाओं के लिए लोकतंत्र निरर्थक हो जाता है। तो उन दिनों थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। खैर महिलाओं का रोल अब बढ़ गया है, लोकतंत्र में उनकी सहभागिता बढ़ गई है। इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा संसद में उनकी सहभागिता बढ़ी है और सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व तो इस बार आपकी संसद में आया है। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र को प्रबल सुचार सहयोग महिलाओं का भी मिल रहा है। और अभी आपने जल्दी चंद्रयान 2 का परीक्षण देखा होगा। मैं एक बात बता दूं मित्रों, चंद्रयान 2 जो किया गया, इसमें जो मिशन की चेयरमैन रही वो और जो प्रोजेक्ट की चेयरमैन रही वो दोनों महिला रहीं। अब मुझे एक का नाम शायद ऋतु या कृति था, बहुत स्पष्ट नहीं, और दूसरे का नाम विनीता था। और ये पहला प्रक्षेपण भी रहा चंद्रयान 2, जो चंद्रमा की कक्षा में 14 दिन का चक्कर लगा। आप सारे लोग जानते होंगे, मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से भटक रहा हूँ, लेकिन ये आपकी जानकारी का विषय इसलिए बताता चल रहा हूँ। तो पहली बार दोनों इस मिशन का भी उस प्रोजेक्ट का प्रतिनिधित्व तो महिला के हाथ में रहा। ये भी एक लोकतंत्र की पराकाष्ठा है कि महिला का प्रतिनिधित्व बढ़ा।
तो मैकफर्सन के इस विचार से सहभागी लोकतंत्र को समर्थन मिला और आर्थिक रूप से धीरे धीरे लोग सहभागी लोकतंत्र में बढ़े और निकोस पोलांजा के अनुसार आर्थिक क्षेत्रों में भी लोकतंत्र का प्रयोग आवश्यक है और वो अब देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं परिचर्चात्मक लोकतंत्र। परिचर्चात्मक का अर्थ अब समझिए। परिचर्चात्मक का अर्थ प्रत्यक्ष रूप से आज भी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है और किसी न किसी मुद्दे पे जब परिचर्चा की जाती है तो उसे परिचर्चात्मक लोकतंत्र कहते हैं। हमारा ये चर्चाएं संसद में होती हैं और हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला नेता होता है वो करता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इनके अनुसार सभी व्यक्ति समान और स्वतंत्र रूप से अपना विचार रखेंगे और उस विचार में जो चीज़ें अच्छी होंगी उनको लेके हम लोग और उसी को विशिष्ट बना देंगे और वही नियम कानून बन जाएगा। ऐसा ये इनका मानना था और इनके हिसाब से इन्होंने परिचर्चात्मक लोकतंत्र में जो मूल समर्थक थे वो हैबरमास थे और इन्होंने अधिनायकवादी व्यवस्था का बड़ा विरोध किया। नौकरशाही की भी इन्होंने कड़ी आलोचना की और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों का वर्णन करते उन्होंने कहा कि 18वीं शताब्दी में इन देशों में लोकतंत्र के होने का जो मूल आधार सार्वजनिक परिचर्चा है। जैसे जहाँ लोकतंत्र की किरणें फूटी अमेरिका, ब्रिटेन, तो इसके पीछे की का जो कारण इन्होंने बताया वो चर्चा को बताया। तो इस तरह परिचर्चात्मक लोकतंत्र की शुरुआत होती है और वो शुरुआत जो है आगे चल के कल्याणकारी राज्य में बदल जाती है और इसी तरह और इनका जो उद्भव हुआ वो ब्रिटेन से मान सकते हैं हम कि ब्रिटेन से हुआ, जबकि अमेरिका भी प्राचीन लोकतंत्र का एक उदाहरण है। तो इन दोनों जगह परिचर्चात्मक लोकतंत्र और हैबरमास इसके सहयोगी रहे। हैबरमास के आदर्शों के हिसाब से परिचर्चा में इन्होंने पूरा विश्वास रखा। सूचना क्रिया, स्वतंत्रता, न्याय, सत्य, इन सारे विचारों को इन्होंने परिचर्चा के थ्रू सामने बढ़ाने की बात कहा। अब लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत सामने आता है। मार्क्सवादी सिद्धांत में अब हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि मार्क्स की बात जहाँ भी आए वहाँ किस पक्ष पे प्रहार करना है। अगर कोई ऑनलाइन हो तो मेरे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मार्क्स को किस बात पे जो है प्रहार करता है? अर्थ पे। तो लोकतंत्र में भी मार्क्स वही कहा, लोकतंत्र में भी मार्क्स वही कहा और लोकतंत्र का मार्क्स ने इवन समर्थक भी किया है। मार्क्स एक महान क्रांतिकारी विचारक था और उसने लोकतंत्र का समर्थन किया। रायनिस जेतुंग इन्होंने अपनी पत्रकारिता लेखक में लोकतंत्र की मान्यताओं का पूर्ण समर्थन किया, जबकि मार्क्सवादी विचारक रहा है। तो इन्होंने मार्क्सवाद में फिर वही चीज़ कहा कि जो साधन है, औद्योगिक साधन है, उस पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार होना चाहिए। किसी बहुलवादी व्यवस्था का भी जब चूँकि इन्होंने समर्थन किया, बहुदलीय व्यवस्था का समर्थन किया सारी, और जो सेंसरशिप थी, जो औद्योगिक वर्ग की एक ऑटोनॉमी थी या कह सकते हैं कैप्चर किया था पूरे समाज का, उसका इन्होंने विरोध किया और बहुदलीय व्यवस्था का समर्थन किया कि बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों की भिन्नता, विभिन्न स्वभाव होते हैं, विभिन्न विचार होते हैं, तो दलों के अभाव में लोकतंत्र का विकास होना संभव नहीं है, इसीलिए दलों के अभाव में लोकतंत्र विकास नहीं हो सकता, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। अब रिचर्ड हर्ट के अनुसार मार्क्स ने अपनी प्रौढ़ावस्था में भी लोकतंत्र संबंधी विचारों का खंडन नहीं किया था, जबकि आप लोकतंत्र की प्रौढ़ावस्था या मार्क्स के प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे जहाँ ये सर्वहारा वर्ग की बात करता है तो क्लासलेस सोसाइटी की बात किया है, तो उसने कहीं किया तो नहीं है। लेकिन रिचर्ड हर्ट एक विचारक थे, विद्वान हैं, इनका ये मानना है कि कभी भी मार्क्स लोकतंत्र का प्रबल विरोधी नहीं रहा। उन्होंने औद्योगिक वर्ग का विरोध किया, साम्यवाद की स्थापना की बात कही, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की बात नहीं कही, लेकिन लोकतंत्र का विरोध नहीं किया, ऐसा मानना रिचर्ड हंट का है। जबकि मार्क्स राजतंत्री राज्यों की स्वेच्छाचारी विधियों की आलोचना करता है। जो राजतंत्र थे, जो अपने हिसाब से शासन चलाते थे, उसकी आलोचना मार्क्स करता है कि शासन सर्वहारा वर्ग के द्वारा चलना चाहिए, किसी राजतंत्रिक व्यवस्था के हिसाब से उनके नियम से नहीं। इसने नौकरशाही का विरोध किया, नौकरशाही को तो इसने गैर लोकतांत्रिक बता दिया कि ये गैर लोकतांत्रिक तरीका और ये नौकरशाही कतई उचित नहीं है। तो मार्क्स के लोकतंत्र के संदर्भ में जो वर्गीय दृष्टिकोण है वो ये है कि मार्क्स
प्रौढ़ावस्था के विचारों में बुर्जुआ लोकतंत्र को मूलतः वर्गीय लोकतंत्र कहा। जैसे जो बुर्जुआ का अधिनायकवाद कह सकते हैं या बुर्जुआ के वर्ग राज्य की जो व्यवस्था कह सकते हैं, वो लोकतंत्र का ही एक कहीं न कहीं लक्षण है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। बुर्जुआ वर्ग का शासन जो होगा वो दोहरा जीवन जीने को अभिशिप्त नहीं, अर्थात जो मार्क्स के हिसाब से समाज दो वर्गों में बटा है, एक वर्ग औद्योगिक और एक सर्वहारा वर्ग है। तो व्यक्ति दोहरा जीवन जीता। दोहरा जीवन कैसे जीता? एक अपनी स्वेच्छा का जीवन जीता है जो उसका खुद का मन होता है। दूसरा जीवन वो कैसे जीता है कि जो औद्योगिक वर्ग है उनके हिसाब से जीता, उनके हिसाब से पारिश्रमिक करता है, उनके हिसाब से अपना वेतन पाता है, तो वो दोहरा जीवन जीने को मजबूर है। जबकि बुर्जुआवादी जब लोकतंत्र आएगा तो वहाँ स्वतंत्रता केवल बुर्जुआ वर्गों को प्राप्त होगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति दोहरा जीवन नहीं जिएगा और पूरी तरह क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ कोई वर्ग होगा ही नहीं, न कोई अधिनायक तंत्र होगा, न कोई औद्योगिक वर्ग होगा, सब लोग समान होंगे, ऐसा मार्क्स का लोकतंत्र के लिए मानना है। अब सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र में लोकतंत्र देखता है मार्क्स कि जो सर्वहारा वर्ग है या जो बुर्जुआ वर्ग है उसका जो अधिनायक तंत्र होगा उसमें लोकतंत्र है, ये ऐसा मानना मार्क्स का है। और बुर्जुआ लोकतंत्र हिंसक क्रांति का परिणाम होगा। और ये आएगा कैसे? आएगा जब हिंसक क्रांति होगी, किसके खिलाफ? औद्योगिक वर्ग के खिलाफ। औद्योगिक वर्ग के खिलाफ जब क्रांति होगी तो उस क्रांति में जो है बुर्जुआ वर्ग का शासन होगा और वहीं सही तरीके से लोकतंत्र डेवलप होगा। इसके बाद आते हैं मित्रों बेवूफ, लुईस ब्लांकी, इस तरह के कई मार्क्स के जो है विचारक, मार्क्सवादी विचारक आते हैं और जिन्होंने अल्पसंख्यकों की क्रांति का समर्थन नहीं किया था। उनका ये मानना था कि बुर्जुआ वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग है और वहाँ क्रांति नहीं हो सकती। लोकतंत्र मूलतः सर्वहारा वर्ग का शासन है और सर्वहारा वर्ग के शासन के द्वारा ही लोकतंत्र के संघर्ष की विजय होगी। जैसे ये क्रांति नहीं, ये संघर्ष करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण संघर्ष करना चाहते हैं सर्वहारा वर्ग को, और वहाँ लोकतंत्र को लाने की बात करते हैं। मार्क्सवाद ब्लांकीवाद से अलग है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्क्सवाद ब्लांकीवाद से अलग है और मार्क्स की क्रांतिकारी रणनीति की उपेक्षा नहीं की गई है। मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायक को संक्रमणकालीन माना। इनके अनुसार सर्वहारा वर्ग के शासन के द्वारा एक साम्यवादी समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मार्क्स का साम्यवाद था, ऐसा नहीं कि सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र आने के बाद साम्यवाद अपनी चरमोत्कर्ष पे होगा। उसका साम्यवाद तब अपने चरमोत्कर्ष पे होगा। एक लाइन में बहुत पहले आपको बताया था न्याय पढ़ाते समय कि हर व्यक्ति अपने श्रम के अनुसार काम करेगा, लेकिन पूरी परिश्रमिक करेगा, जब भी उसको टाइम मिलेगी काम करेगा, लेकिन पाएगा कितना? मतलब श्रम के उपार्जन के अगेंस्ट जो उसको पारिश्रमिक मिलेगा वो श्रम के उपार्जन के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, उसकी ज़रूरत के हिसाब से मिलेगा। ये साम्यवाद का चरमोत्कर्ष था। जबकि जब सर्वहारा वर्ग अधिनायकवादी वर्ग से क्रांति करके ले लेगा तो वहाँ लोकतंत्र स्थापित होगा, लेकिन मार्क्स का साम्यवाद नहीं स्थापित होगा। साम्यवाद तो तब स्थापित हो जाएगा जब ये सर्वहारा वर्ग पूरी तरह लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और सब लोग अपनी स्वेच्छा से काम करेंगे और अपनी ज़रूरत से पारिश्रमिक लेंगे, तब वो साम्यवाद आएगा। और वो साम्यवाद इस पृथ्वी पे अब तक आया नहीं, देखते हैं भविष्य में कब आता है। तो ऐसा मानना था 1850 तक। ये अब आते हैं सारी कार्ल पापर, हन्ना आरेंट, टारमेल। ये मार्क्सवाद का विचार अलोकतांत्रिक है। जैसे ये लोग आलोचक रहे, कार्ल पापर, हन्ना आरेंट, जबकि 9 मार्क्सवादी था। आपको पता होना चाहिए कार्ल पापर, हन्ना आरेंट, टालमैन, ये तीनों 9 मार्क्सवादी विचारक रहे हैं और इन्होंने मार्क्स के विचार को अलोकतांत्रिक कहा। और पापर व आरेंट के अनुसार मार्क्स का सिद्धांत सर्वाधिकारवादी है। क्यों सर्वाधिकारवादी है? सर्वहारा वर्ग जब अपने अधिकार सजो लेगा, अधिनायक वर्ग से अपने या औद्योगिक वर्ग से अपने सारे नियंत्रण के साधन अपने पास लगे, तब कहीं न कहीं उनके पास सर्वाधिकार आ जाएगा। तो कार्ल पापर, हन्ना आरेंट, टालमैन ने इसका थोड़ा सा विरोध भी किया, जबकि ये 9 मार्क्सवादी रहे। तो टालमैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मार्क्स ने रूसो, रोबेस्पियर, बेफुक और ब्लांकी की सर्ववादी परंपरा को आगे बढ़ा दिया। किसने कहा? मित्रों प्लीज़ इसको नोट कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टालमैन साहब ने मार्क्स के अगेंस्ट एक बात कही और उन्होंने कहा कि मार्क्स ने रूसो,
रोबोस्पेसियर्स, बेबूफ व ब्लांकी की जो सर्वाधिकारवादी परंपरा थी उसको आगे बढ़ा दिया। इसमें एक कड़ी आगे आती है आईजीएल बर्निंग और जॉर्ज लिथियम। इन्होंने भी मार्क्स और एंगल्स के विचारों को अलग अलग बांटा, अलग अलग इन द सेंस कि दो वर्ग में बांट दिया। पहला वर्ग 1850 तक था, ये दोनों साम्यवादी क्रांतिकारी थे, और 1850 के बाद ये लोकतंत्री समाजवादी हो गए। जबकि मार्क्स के विचार थोड़ा सा बदले, लेनिन एंगल्स के विचार ज़्यादा बदल गए, मार्क्स के विचार थोड़े से बदले थे। और पूर्णतः ये समाजवादी मार्क्स नहीं हो पाया, वो तो साम्यवाद ही कहते कहते और इस दुनिया को चल बसा। तो मार्क्स को साम्यवादी नहीं कह सकते, लेकिन सैद्धांतिक रूप से 1850 के बाद, जैसा कि जॉर्ज लिथियम कहते हैं, आईजीएल बर्लिन और जॉर्ज लिथियम कहते हैं कि इन्होंने अपने अपने विचारों को बदला। और इनके विचार को ऐसा भी सैद्धांतिक रूप से आप और हम जब पढ़ेंगे तो दो भाग ही होता है। एक भाग जब वो ज़्यादा क्रांतिकारी थे या नौजवान थे तो उनके विचार कुछ और थे, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी 1850 के बाद, 1850 में करीब 35-34 साल का मार्क्स हो चुका था, 1818 में जब पैदा हुआ था तो उसके बाद जब धीरे धीरे उसने दुनिया देखा तो उसके विचार कहीं न कहीं बदल गए थे। तो उसके जब भी मार्क्स के दर्शन को पढ़ेंगे तो दो तरह पढ़ेंगे, एक 1850 का दर्शन और एक 1800 से बाद का दर्शन। अब आते हैं बर्नस्टीन कटस्की के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति शांतिपूर्ण संवैधानिक युगों में ही संभव। ये एकदम सही बात है। जैसा कि आज हम देखते हैं इस दुनिया में जितनी भी युद्ध हुई, सारे युद्धों का परिणाम समझौता रहा है, और समझौते के हिसाब से जो है युद्धों का निराधरण हुआ। कभी कोई युद्ध ऐसा नहीं कि बिना समझौते के बंद हुआ है। अब आते हैं साम्यवादी लोकतंत्र की व व्यवहारिक परिस्थितियाँ। तो एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक हुआ करते थे रोजा लग्जमबर्ग, और रोजा लग्जमबर्ग ने मूलतः मानववादी और लोकतांत्रिक विचारक थे, और इन्होंने मान्यता दी कि व्यवहारिक रूप में जो व्यवहारिक रूप में दुरुपयोग किया गया, पूर्व सोवियत संघ संयुक्त सोवियत और मजदूर परिषदों के बजाय दल के अधिनायक को स्थापित हो गया तथा कालांतर में व्यक्ति के अधिनायक के परिवर्तित हो गया, तो सर्वहारा वर्ग शासन के सर्वहारा वर्ग शासन पर सर्वहारा वर्ग हो गया। ये न्याय में भी मैंने आपको बताया था, जब ये क्या कहते हैं रोजा लग्जमबर्ग आए और इन्होंने कायदे से देखा साम्यवाद को, तो सर्वहारा वर्ग का जो शासन था, जिस लोकतंत्र की बात मार्क्स कहता था कि सब लोग क्लासलेस वर्कलेस सोसाइटी में होंगे, वो सर्वहारा वर्ग पर शासन हो गया, न कि सर्वहारा वर्ग का शासन रहा। फिर मिलोवान जिलास साम्यवादी के अनुसार इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि साम्यवादी दल में नौकरशाही का प्रभाव स्थापित हो गया तथा साम्यवादी आदर्शों के बजाय शासन सत्ता बनाए रखने के मूल उद्देश्य हो गए। मिलो ने भी इसका विरोध किया मार्क्सवादी धारणा का, और इन्होंने कह दिया कि जो साम्यवादी देश रहे जैसे चीन, क्यूबा इत्यादि, इन्होंने कभी भी शासन में क्लासलेस वर्कलेस सोसाइटी नहीं आई, बल्कि नौकरशाही का आधिपत्य बढ़ता गया, और लोकतंत्र जो है एक निश्चित वर्ग विशेष नौकरशाही के अंतर्गत रहा। समकालीन लोकतांत्रिक सिद्धांत को एक अलग और महत्वपूर्ण परिवर्तन आप देख सकते हैं, जैसा कि आज के युग में आता है। पूरा विश्व इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तेज़ी से बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि द्वितीय विश्व युद्ध बाद बढ़ते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा सामने आ गई, और नागरिकों की चुनौती निर्णयबद्धता को जो है महत्व देना जाने लगा। वोट को केंद्रित कर दिया गया, लोकतंत्र की जो कमियां थी धीरे धीरे उसको ख़त्म किए जाने लगा, जनता के विचार विमर्श मतदान को श्रेय दिया जाने लगा, दल समूह प्रेशर ग्रुपों की भावनाओं को बढ़ाया जाने लगा, विमर्शी लोकतंत्र का एक कॉन्सेप्ट आ गया, और जो लोकतंत्र का जो विमर्शी लोकतंत्र है उसमें लोगों की राय जाना जाने लगा, लोगों को ये विश्वास दिलाया जाने लगा कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप से आपको सामने देखने को मिलता है, और हर व्यक्ति अब तो विकास की बात करता है, हर व्यक्ति विकास की बात करता है, निजी हित की बात करता है, और लोकतंत्र अब कल्याणकारों पर आधारित ढेर सारी समाज के जनोपयोगी भावनाओं को देखते हुए योजनाएं चली, और लोकतंत्र कहीं न कहीं जनता से प्रभावित होना ज़्यादा हो गया। और इसके बाद जो है इस नए लोकतंत्र का जो तत्काल रूप है वो कल्याणकारी रूप के रूप में सामने है, जो आज आपके सामने है। इसके जो मुख्य रूप से प्रतिपादक रहे डाइजेक, रोलाबेन और हबीब रहे।
अब जो है ये विमर्शी लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, डाइजेक, रोलाबिन और हबीब, ये विमर्शी लोकतंत्र। अब इसकी विमर्शी लोकतंत्र की थोड़ी सी आलोचना हुई। विमर्शी लोकतंत्र की आलोचना होने में उन्होंने कहा कि इनका कोई समुचित मंच नहीं जहाँ से ये अपनी बात कर सके, जैसे पब्लिक का कोई समुचित मंच नहीं है जहाँ से ये अपना विचार विमर्श कर सके, ये नेताओं पर निर्भर करता है। दूसरे, इनको एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इनके यहाँ न्याय और जूरी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह जो है इसकी विमर्शी लोकतंत्र की आलोचना। अब आते हैं कि लोकतंत्र का विकास में एक विचारक थे डेविड हेल्ड, इनका भी कुछ मानना था और इस मानना पे बात कर लेते हैं कि डेविड हेल्ड साहब ने लोकतंत्र के लिए क्या कहा और लोकतंत्र पे उनका क्या विचार रहा है। छोटा सा एक पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिए। लोकतंत्र का आरंभिक रूप ये भी यूनानी युग से ही मानते हैं डेविड हेल्ड साहब, और उन्होंने शासन कार्यों का समूह प्रबंध करने का एक व्यवस्था माना कि लोकतंत्र शासन कार्यों को नगर राज्यों में संचालित होने के लिए, शासन कार्यों को संचालित करने के लिए एक समूह था। अच्छा, इसके बाद जो है धीरे धीरे लोकतंत्र राजतंत्र में बदल गया और वहाँ से भ्रष्ट होने लगा, ऐसा इनका मानना था। और धीरे धीरे राजतांत्रिक शासन प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा यूनानी युग के बाद। फिर मध्यकालीन युग आया और विशेषाधिकार, सामंतवादी, राजशाही युग, इस तमाम नामों से जाना गया और राजशाही और सामंतवादियों की व्यवस्था हुई। सामंतवादियों की व्यवस्था के बाद देश काल का विकास हुआ और आधुनिक युग तंत्र आ गया। आधुनिक युग में लोकतंत्र राष्ट्र राज्यों के रूप में विकसित हुआ। इसका तत्कालीन उदाहरण आप दे सकते हैं सोवियत संघ का विघटन। और लोकतंत्र का राष्ट्र राज्य के रूप में विकास हो, प्रत्येक राज्य अपना अलग अलग हुए और अलग अलग होने के बाद लोकतंत्र की स्थापना की गई। डेमोक्रेसी शासन है और इसका सबसे, और लाग जैसे विचारक आए जिन्होंने दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन किया, इसका भी एक लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ा। और इसके बाद सबसे प्रबल सहयोग, प्रबल सपोर्ट और प्रबल कह सकते हैं एक तरह से कि प्रबल रूप से प्रभाव, 3 महत्वपूर्ण क्रांतियां रही। गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन की, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। इन तीनों क्रांतियों के परिणाम स्वरूप वे ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, एक वर्ड यूज होता है, वे ऑफ डेमोक्राइजेशन, मतलब पूरा विश्व लोकतंत्र की ओर चल पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के प्रथम चरण का आगमन हो गया। ये क्रांतियों ने तो वास्तव में इस पूरे विश्व में एक दूसरे ढंग का लोकतांत्रिक माहौल ही बना दिया। जेफरसन और मेडिसन जैसे विचारक आए, जॉन लॉक की मान्यताओं को आधार प्रदान कर दिया गया। इसके बाद रूसो जैसा एक विचारक आया जिसने कह दिया कि ईच पर्सन इज इन्वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, प्रत्येक व्यक्ति का लोकतंत्र में होना आवश्यक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध, ये लोकतंत्र जो यूनानी राज्य से शुरू हुआ, मध्यकालीन में सामंतवादी व्यवस्थाओं से होते हुए 3 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, कौन कौन 3 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं? ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। इनका क्रम भी यही है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों महत्वपूर्ण क्रांतियों के तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में वे ऑफ डेमोक्राइजेशन की तरफ विश्व बढ़ा। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद वुड्रो विल्सन के आत्मनिर्णय की संकल्पना, आपने पढ़ा होगा वुड्रो विल्सन का सिद्धांत। वुड्रो विल्सन के आत्मनिर्णय की संकल्पना है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र को एक गति हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य फासीवाद और नाचीवाद विचारधाराओं में लोकतंत्र को गहरी चुनौती दी थी। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र को लोगों ने बड़े आराम से बढ़ने दिया। हिटलर और मुसोलिनी आए और लोकतंत्र को चुनौती दे के और फिर राजतंत्राती व्यवस्था को बढ़ाए, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लोकतंत्र बहुत आगे बढ़ा। तो इस तरह हमारा 80 के दशक के दौरान लोकतंत्र का जो साम्यवादी मॉडल आया, जैसा कि चीन में था, रूस में था, इनका भी विरोध होने लगा और यूरोपीय राज्य भी सर्वहारा वर्ग के नायक तंत्र के विरुद्ध तीव्र आंदोलन शुरू कर दिए, जो यूरोपीय राज्य थे। और गोर्बाचोव जो 1985 में ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से जो सोवियत संघ के उदार लोकतंत्र की बात किया, उन्होंने भी इस दोनों संधियों, इस दोनों वर्डों के हिसाब से स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही। एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है, एक मानवाधिकार होता है, इस तरह ढेर सारे अधिकारों की एक श्रृंखला है।
लेकिन सबसे पहले अधिकार वह है जो व्यक्ति का दावा होता है और वो दावा समाज से करता है कि ये मुझे मिलना चाहिए और ये नैतिक रूप में देखा जाता है। सबसे पहले नैतिक अधिकारों की बात होती है और इसी के बाद मानव समाज में जो है नैतिक के साथ सामाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, व्यवसायिक अधिकार, तमाम तरह के अधिकारों की बात किए जाने लगी। आधुनिक युग में हम अगर बात करने लगें तो आधुनिक युग में जो 3 क्रांतियाँ हुई, इन 3 क्रांतियों के परिणाम स्वरूप अधिकारों की व्याख्याएं और तेज हुई और सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकन क्रांति में इसका योगदान इतना ज़्यादा रहा कि इन क्रांतियों ने तो पूरे विश्व में स्वतंत्रता समानता के अधिकार को इस कदर प्रचारित कर दिया कि उसके आगे सारे नियम कानून फेल हैं। हर व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्र और समानता का अधिकार दिए जाने की वकालत की जाती है और आज विश्व के मैक्सिमम देश स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के पक्षधर हैं। इसी में आगे हम चर्चा करते हुए मध्यकालीन समाज में जो दैवीय अधिकारों पर बल दिया गया, पूर्वकालीन समाजों में प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया गया, तो इस तरह पूर्वकालीन प्राचीन काल समाज में प्राकृतिक अधिकार हावी रहे, मध्यकालीन समाज में दैवीय अधिकार हावी रहे क्योंकि चर्च का ज़्यादा शासन रहा, और आधुनिक में काल में स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार ये मुख्य रूप से हावी रहे। हैटफील्ड एक विचारक हुआ करते थे जिन्होंने अधिकारों के 4 रूप बताए थे। पहला बताया था दावे के रूप में, दूसरा स्वतंत्रता के रूप में, तीसरा छूट के रूप में और चौथा भक्ति के रूप में। ये 4 तरह के अधिकार हैटफील्ड ने दिए थे। इन अधिकारों के बीच की अगर बात करें तो सामान्यतः इन अधिकारों में दावे इन द सेंस कि हम जो सरकार से, व्यक्ति से, समाज से दावा करते हैं कि ये मेरा खुद का अधिकार है और मिलना चाहिए, उसकी बात करते हैं। स्वतंत्रता की बात कर लें तो प्रत्येक तरह की स्वतंत्रता, चाहे वह मानसिक स्वतंत्रता हो, शारीरिक स्वतंत्रता हो, व्यवसाय की स्वतंत्रता हो, भ्रमण की स्वतंत्रता हो, अर्जन की स्वतंत्रता हो, हर तरह की स्वतंत्रता। छूट की बात कर लें तो राज्य का जो कर्तव्य है कि इस स्वतंत्रता और अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। और व्यक्ति के रूप में आराध्य के अधिकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को पूजा पाठ के जाने आने, भ्रमण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद अगर इनके स्रोत की बात करें तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में आपको पता है जॉन लॉक एक विचारक हुआ करता था जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा वकालत किया और उसने 3 तरह की स्वतंत्रता की बात की। और लॉक के अनुसार राज्य और सरकार वो व्यक्ति के अधिकार एक साध्य है। राज्य या सरकार मतलब वो राज्य और सरकार को क्या मानता है? साधन मानता है, और व्यक्ति के अधिकार को क्या मानता है? साध्य मानता है। और इस साध्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने सारे समझौते किए और इस सारे समझौते के बाद जो प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति का था, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का, उस प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए समझौते करके राज्य का निर्माण हुआ, ऐसा लॉक का मानना है। अब लॉक की इस व्याख्या का, इस सिद्धांत का एक आलोचक हुआ करते थे रीची, और रीची ने जो है इसकी कड़ी आलोचना की और इन्होंने कहा कि यह अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करने वाला है क्योंकि प्राकृतिक शब्द से बहुत ढेर सारे सेंस निकलते हैं और वो सेंस क्या होगा ये लॉक ने कहीं कुछ स्पष्ट नहीं किया, इसलिए प्राकृतिक शब्द अपने आप में अस्पष्ट है। दास प्रथा को भी प्राकृतिक उसने माना, महिलाओं को भी प्राकृतिक उसने माना, जबकि दास प्रथा और महिलाओं की स्थिति मध्यकालीन युग में कितनी खराब थी आप पहले की चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति में जब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लिया गया तो इसे मानवाधिकार के रूप में चित्रित किया गया, तब व्यवहारिक रूप से अधिकार की बात ज़्यादा प्रबल होने लगी। इसके बाद वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत आता है, तो इसमें सबसे बड़ा वैधानिक अधिकारों में सबसे बड़ा जो समर्थक है वो बेंथम को कह सकते हैं, एडमंड बर्ग को कह सकते हैं। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को असंगत मानते हुए विधि का शासन किया, तो बेंथम ने कहीं न कहीं इसकी आलोचना की, जो प्राकृतिक अधिकार था उसकी आलोचना करके क्या स्थापित किया? वैधानिक अधिकार, और इसलिए ये वैधानिक अधिकारों का समर्थक हुआ बेंथम। और एडमंड बर्ग ने भी यही कहा कि प्राकृतिक अधिकार कोई वस्तु नहीं, क्योंकि प्राकृतिक की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती, इसलिए इन्होंने वैधानिक अधिकार की वकालत की। बेंथम और एडमंड बर्ग, इसको आप याद रखेंगे, 2 विचारक थे जिन्होंने जो है सर्वाधिक रूप से वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत की बात कही और प्राकृतिक अधिकार का विरोध किया। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अनर्थकारी, बकवास, अनर्गल कह के इग्नोर कर दिया, तो
इस तरह इन्होंने वैधानिक अधिकार की सबसे बड़ी बात की। और इन्होंने ब्रिटेन का जो सामाजिक सुधार ब्लैक एंड वाइट मैन को लेके हुआ था और जिसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देने की बात की गई थी और राज्य द्वारा अधिकारों को रूल एंड रेगुलेशन में मनाया जाता था, उसका समर्थन किया। और ब्लैक स्टोन का आलोचक था मनी, क्योंकि ब्लैक स्टोन ब्रिटेन की विधि को विश्व में सर्वोच्च विधि मानता था, तो ब्लैक स्टोन इसका थोड़ा सा और भी प्रखर जो है विरोधी रहा। वैधानिक अधिकार को सब जगह वो मानने की बात करता है और प्राकृतिक अधिकारों का प्रखर विरोधी रहा। जबकि उसका एक छोटी सी अवधारणा ये भी थी जिसकी मैं बात कर लूँ तो कहीं न कहीं ब्लैक स्टोन इस बात को मान्यता देता था कि प्राकृतिक अधिकार का विरोध तो करता था, लेकिन इस बात को मान्यता देते थे कि ब्रिटेन की जो विधि है वो सबसे अच्छी है और ब्रिटेन की विधि का वो बहुत समर्थक रहा और बाकी देशों की विधि को उसके नीचे मानता था। जबकि क्या था क्या नहीं आप खुद भी जानते हैं। और ब्रिटेन, चूँकि कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूर्य उस ज़माने में अस्त नहीं हुआ करता था, तो एक बड़ा औपनिवेशिक शासन भी रहा, तो इसलिए भी थोड़ी ब्रिटेन की वकालत लाजमी थी उन दिनों। अब इसकी आलोचना भी जरूर कोई न कोई करेगा, तो वाइल्ड साहब आए और वाइल्ड साहब ने विधि के द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता ये कह के इसकी आलोचना की और वो उन्होंने कहा कि इसको कोई निश्चित पैमाने में नहीं ढाला जा सकता और कोई निश्चित दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो ये कह के उसकी आलोचना करी है। इसके बाद अधिकारों का एक ऐतिहासिक सिद्धांत आता है। ऐतिहासिक सिद्धांत के अंदर मानव के अधिकार का मानना है कि मानव के अधिकार इतिहास परंपरा मान्यता से प्राप्त हैं। जैसे पुरानी मान्यताएं थी कि जो है पुत्र पिता का कहना मानेगा और ये देवी देवता हैं इनकी पूजा होगी, इस टाइम ये काम होगा, ये फसल बोई जाएगी, चाहे इस तरह के शासन व्यवस्था होगी जहाँ परिवार का मुखिया बड़ा आदमी होगा और उसके नीचे सारे लोग कार्य करेंगे। तो इस तरह करके जो घर और परिवार से संस्कार पैदा हुए वो बाद में आके ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत को जो है प्रखर कर लिए गए और एडमंड बर्कर ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन भी किया था। प्राकृतिक देखिए बर्क और बर्क में एक फ़र्क मैं बता दूं, बर्क प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक था लेकिन ऐतिहासिक सिद्धांतों का समर्थक था और यहाँ कहना कि हमारे सभी अधिकार परंपराओं से प्राप्त हैं ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, ये इसकी आलोचना में कही जा सकती, क्योंकि ऐसा संभव नहीं। बाद में ढेर सारे ऐसे अधिकार हैं जिसको राज्य द्वारा प्राप्त किया गया जिसकी कोई ऐतिहासिक परंपरा नहीं मिलती। हांकिंग ने कहा था कि क्या दास प्रथा सही थी, जबकि ये भी तो ऐतिहासिक थी। तो दास प्रथा का सामने विरोध किया गया, जो आधुनिक युग आया, सती प्रथा का विरोध किया गया, बाल विवाह का विरोध किया गया, छुआछूत जैसी परंपराओं का विरोध किया गया और विधवा विवाह का पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो ऐतिहासिक परंपरा से प्राप्त थे, लेकिन नए युग में इनका विरोध किया, तो इसलिए ऐतिहासिक परंपरा की भी एक न कहीं आलोचना की जा सकती। अब एक सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत आया और बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त होने चाहिए। तो इसमें कहीं न कहीं सामाजिक उपयोगिता की बात छिपी है कि जो व्यक्ति हैं उनको अधिक से अधिक सुख दिया जाए, तो इसमें उनके सामाजिक अधिकार की बात छुपी है। ब्रिटेन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों पर समर्थन किया और विधि, शिक्षा, जेल, इस तरह के चीज़ों में जो सहयोग किया गया, जैसे जेल में किसी को प्रताड़ित किया जाता तो बाद में सश्रम कारावास में उसको लिखने पढ़ने की आज़ादी दे दी गई। तो ये कहीं न कहीं अधिकारों का एक सुधार का पार्ट था, जिसके तहत इस अधिकारों में सुधार हुआ और समाज में कल्याणकारी चीज़ों का विकास हुआ। तो इस तरह जो है सामाजिक समझौता उपयोगिता के सिद्धांत का युग प्रारंभ हुआ और अनेक तरह के अधिकारों में परिवर्तन लाए गए। जो ऐतिहासिक रूप से और प्राकृतिक रूप से अधिकार बताए गए उनमें परिवर्तन किया गया और सामाजिक अधिकार की बात करने जाने लगी। अब इसकी भी आलोचना हुई और दो बिंदुओं पे हुई कि सामाजिक कल्याण शब्द जो इन्होंने दे दिया वो भ्रमात्मक है। तो आलोचना तो हर अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये बहुमत की बात करता है, सबके हित की बात नहीं करता। तो इस तरह इसकी भी आलोचना है। दूसरी कमी लोगों ने बताया कि व्यक्तिगत अधिकारों को संकुचित करती है ये सामाजिक अधिकार, क्योंकि समाज के चक्कर में व्यक्ति को कुछ न कुछ तो अपने अधिकार छोड़ने ही पड़ेंगे, तभी सामाजिक रूप से सबकी भलाई हो सकती है। अब अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत या व्यक्तित्व सिद्धांत आया और इसमें ये बता दिया कि व्यक्ति के अंदर चेतना, ज्ञान स्वयं में अंतर्निहित है और व्यक्ति अपने बारे में, अपने अधिकार के बारे में, जो उसकी आवश्यकता है उसके बारे में सोच सकता है और सोच के
जिस तरह अपने अधिकार निश्चित करे वही उसका अधिकार है। ये आदर्शवादी सिद्धांत या व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में जाना गया और टी.एच. ग्रीन इसके जो है समर्थक रहे। टी.एच. ग्रीन के अनुसार वे परिस्थितियां राज्य अथवा समाज द्वारा स्थापित होती हैं जिसमें व्यक्ति को नैतिक बनने का प्रयास किया जाता है। तो टी.एच. ग्रीन ने बड़े प्रबल तरीके से इस आदर्शवादी या व्यक्तिगत अधिकार की मांग करी और इनका मुख्य रूप से जो उद्देश्य रहा कि व्यक्ति अपने बारे में स्वयं समझदार है और किन बिंदुओं पर उसको किस तरह के अधिकार की ज़रूरत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, वो सब कुछ जानता है। और यह भी ध्यान देता है कि अपनी योग्यता के अनुसार वो एक सामाजिक प्राणी है और उस सामाजिक प्राणी में जो उसके अधिकार बनते हैं उसकी वो मांग करता है, वो सारे अधिकार मांग लेता है। तो व्यक्ति ने इस तरह जो है अधिकारों व्यक्ति के इस तरह के अधिकारों के जो समर्थक रहे वो गिन रहे, जबकि इसकी भी आलोचना हुई कि यह निर्धारण बड़ा मुश्किल है। जो ग्रीन ने कह दिया इसका निर्धारण कैसे हम कर सकते हैं। और सांस्कृतिक अधिकारों का फिर प्रचलन उसके बाद 70 के दशक में प्रारंभ हुआ और आर्थिक सामाजिक अधिकारों में कुछ भौतिक परिस्थितियां अथवा न्यूनतम स्थितियां होती हैं जिसको व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास कर सके। इस तरह से बहुसंस्कृतिवादियां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करते हुए 1970 के दशक में उदारवादी व्यवस्था आई और उस उदारवादी व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकारों में ढेर सारे परिवर्तन किए गए और लोक कल्याणकारी राज्य और संस्कृतियों का मूल्यांकन किया जाना लगे और लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ अधिक से अधिक व्यक्ति के नए अधिकारों की बात करने लगी और ये माना जाने लगा कि व्यक्ति जो है समझदार है और वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, अपने अधिकारों को निश्चित कर सकता है। अल्पसंख्यकों ने क्या किया, किस तरह के 3 अधिकारों का समर्थन किया। पहला सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा स्वशासित सरकार का अधिकार और तीसरा विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। चूँकि इसकी डिटेल इस PDF में है, इसमें कुछ है नहीं, हेडिंग से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं। सांस्कृतिक अधिकार इन द सेंस की जो आपको परंपरा से, स्वशासित अधिकार जो अपने ऊपर शासन करने का अधिकार होता है, विशाल प्रतिनिधित्व अधिकार इसका मतलब आप किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं उसकी। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि कनाडा राज्यों में एक व्यवस्था है कि वहाँ हेलमेट पे प्रतिबंध नहीं है सरदार बंधुओं को, वो सरदार अपनी पगड़ी बंध के अगर जाता है तो हेलमेट के लिए चालान नहीं कही की गई है। या एशियाई मूल में महिलाएं जो नर्स हैं उनकी पोशाक को छूट प्रदान की गई है। तो ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक अधिकार की विरासत में आता है और इस तरह इस अधिकारों के विकास को अगर हम माने तो ये विभिन्न चरणों से होके, हाथ से अगर शुरू करें तो प्राकृतिक अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, सामाजिक अधिकार करते करते ये विभिन्न चरणों से होके फिर पूर्ण सत्तावादी अधिकार, फिर जो है ये क्या बोलते हैं कानूनी अधिकार, इस तरह करके तमाम अधिकार जो है होते हुए अधिकारों की बात आज तक आती है। अच्छा, लाक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रभाव मैं बता दूं आपको, अमेरिकी क्रांति पे पड़ा था और थॉमस पेने एक वहाँ का प्रसिद्ध लेखक था जिसने राइट ऑफ मैन 1971 में एक बुक लिखी थी। बुक बाय थॉमस पेनिस ने जो लिखा था और उसने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया और उसका ये मानना था कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो है किसी भी अधिकार में देखने को मिलती है और जितने भी अधिकार बने उसमें इसका कहीं न कहीं योगदान जरूर रहा। जबकि मैं अगर बात कर लूँ थॉमस पेने की तो उसने बेंथम के प्राकृतिक अधिकारों का बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का जोरदार खंडन किया। इसका भी वर्णन थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक में किया है। तो व्यक्ति को स्वायत्त रूप में अधिकार आधुनिक युग में प्राप्त हुए तथा सामंतकारी विशेषाधिकारों का अंत जो हुआ वो आधुनिक युग में ही हुआ। और इससे भी ज़्यादा अगर अधिकार की मैं बात कर लूँ तो इंग्लैंड में जो रॉयल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में सामाजिक दुष्परिणामों को चित्रित किया गया और परिणाम स्वरूप अधिकारों के द्वितीय चरण का विकास हुआ और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामने आ गई। और कल्याणकारी राज्य में न्यूनतम सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसी बात कही गई कि व्यक्ति को जीने के लिए जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं उनको उपलब्ध करा दिया जाए और इस तरह उसके अधिकार का प्रयोग होना है। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया किंतु उसकी व्याख्या नितांत निम्न रूप की है, तो इसका ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग ग्रीन ने भी किया है। प्राकृतिक अधिकार मानव के नैतिक दाम है, ऐसा मानना ग्रीन का भी है, जो कि लाक का मानना था। और ग्रीन ने भी प्राकृतिक अधिकार का कहीं न कहीं नैतिक रूप से समर्थन किया है। और इसमें आगे ग्रीन की एक रचना थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें इन्होंने जो है इसका समर्थन करते हुए और स्वतंत्रता मूलतः व्यक्ति और राजनीतिक होने के साथ आर्थिक भी होता है,
एक बात कही कि स्वतंत्रता जो है वो मूलतः राजनैतिक ही नहीं आर्थिक रूप से भी मिलनी चाहिए, और जो सामाजिक बंधनों से थोड़ा सा अपने को मुक्त करके, और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को नहीं होगा, अगर अपनी स्वतंत्रता की उसकी स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो अपने जीवन यापन करने में थोड़ा सा असमर्थ होगा। अब ये जितने भी सिद्धांत दिए गए, लास्की ने तो पहचान राज्य दक्षता प्रदत्त अधिकारों द्वारा होती है, उन्होंने यहाँ कहा कि राज्य की पहचान राज्य दक्षता या प्रदत्त अधिकार, मतलब लास्की ने राज्य को ही बता दिया कि अगर राज्य बेहतर तभी माना जाएगा जब उसके अधिकार बेहतर है, नहीं तो राज्य की श्रेणी ही अच्छी नहीं मानता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी अधिकार हैं, अब मार्क्स की बात कर लें, जितने भी अधिकार हैं, मार्क्सवादियों ने इन संकल्पनाओं की बड़ी कड़ी आलोचना की, क्योंकि मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति के दोहरा जीवन जीने को विवश है। क्यों? एक व्यक्तिगत जीवन जीता है और एक लेबर बन के जीवन जीता है बुर्जुआ वर्ग, तो इसलिए इसकी सारी की सारी मान्यता, चूंकि मार्क्स को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अर्थ पे आधारित, तो ये सारे के सारे राजनैतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अधिकारों का विरोध किया, और उसने राजनैतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक अधिकारों पर विशेष बल दिया, किंतु व्यक्ति से नागरिक और राजनैतिक स्वतंत्रता छीन ली गई है, ऐसा मार्क्स का मानना है। अच्छा, समकालीन विश्व में अधिकारों की मैं बात करूं तो जॉन राल्स ने सभी व्यक्तियों को प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त करने का समान अधिकार दिया, और नौ उदारवादी जब आए तो राल्स की इस मान्यता को अस्वीकृत कर दिए, और नाजिक ने आत्मस्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया, और व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित कर सकता है, ऐसा उसका मानना था नाजिक का। कि अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नाजिक और राल्स दोनों मतलब 36 का संबंध है दोनों में भाई। राल्स ने जो भी विचार दिया, नाजिक ने उसका विरोध किया। और समकालीन विचार की मैं बात कर लूँ तो समकालिक विचार रोनाल्ड डॉकिन थे, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध एक किताब है राइट पे, कि टॉकिंग राइट सीरियसली, ने मानव अधिकार के नैतिक अधिकार के रूप में इसमें उन्होंने व्यक्त किया। किसने किया? रोनाल्ड डॉकिन। याद रहे, ये परीक्षा में कभी कभी किताबें पूछी जा सकती हैं सर, और डियर फ्रेंड प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, रोनाल्ड डॉकिन की ये पुस्तक टॉकिंग राइट सीरियसली, अधिकार पे आधुनिक युग के लिखी गई सबसे अच्छी किताब है। तो ये अधिकारों की परंपरा इसी तरह चलती रही। वर्ष 1980 के दशक में पूरे विश्व में उदारीकरण का युग प्रारंभ हुआ। आप जानते हैं 90-91 में ग्लोबलाइजेशन हो गया, एलपीजी का कंसेप्ट आ गया, और तब से सामाजिक आर्थिक अधिकारों की संकल्पना में कटौतियों की आशंका व्यक्त की जाने लगी, और बाजारवादी अर्थव्यवस्था और नागरिक अधिकारों पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं इसी तरह अधिकारों का आवागमन होता रहा, और ये आज के कल्याणकारी युग में प्रारंभ है। और आज भी सामाजिक आर्थिक अधिकारों की अवहेलना करना संभव नहीं, क्योंकि ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को अपने जीने की स्वतंत्रता देते हैं, और जिस पे व्यक्ति काफ़ी सचेत रहते हैं। अब मैं बात करूं जिसे गिडिक्स ने सामाजिक समाज में पूंजीवाद के मध्य का बिंदु तलाशा। सामाजिक समाज में परंपरागत समाज और पूंजीवाद के मध्य का क्या बिंदु होगा, जैसे एक लेबर वर्ग है या कृषक वर्ग है, उसमें और जो एक पूंजीपति कैपिटलिस्ट है उनके बीच क्या संबंध होगा, कौन सा तीसरा मार्ग निकाला जाए। तो नौ उदारवादी नीतियां कल्याणकारी अधिकारों की विरोधी नहीं है, ऐसा माना जाता है। और अमर्त्य सेन, जैसा आप नाम सुना होगा, अमर्त्य सेन, अपने यहाँ इनको बीच में एक, देखिए मुझे याद आया कौन सा पुरस्कार भी दिया गया था भाई, इनको कोई बड़ा पुरस्कार मिला था विश्व लेवल का, थोड़ा सा ध्यान से मेरे इस टाइम मिस कर रहा है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, अर्थ के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इन्होंने भी आर्थिक युग में अधिकारों की बात पे जो है बड़ा भरोसा किया। जबकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन जब पढ़ेंगे, वर्ड पॉलिटिक्स का पार्ट, तो ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में यद्यप अमर्त्य सेन नहीं थे, और वो इंडियन कंसेप्ट और की बात करते थे, और मेक इन इंडिया पे ज़्यादा जोर था इनका। तो ये तो इस तरह अधिकारों की एक परंपरा चली, और आज के युग में सामाजिक, नैतिक, आर्थिक अधिकारों के साथ कल्याणकारी अधिकारों की बात कही जा रही है, ऐसा मानना, और ये अधिकारों का क्रम रहा। इसके बाद आप आ जाते हैं सर ह्यूमन राइट, जिसकी घोषणा आप सारे लोगों को पता है कि 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक स्तर पर हुई थी, और इसे पूरा विश्व स्वीकार किया। और इसमें ये कहा गया कि कोई भी हिटलर शाही व्यवस्था जैसा ज़िंदगी नहीं जिएगा। और ये आई भी थी हिटलर ने यहूदियों के साथ बर्बरता किया था,
और एक साथ इतने ज़्यादा यहूदियों को गोली मरवा दिया था हिटलर, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस व्यवस्था ऐसी व्यवस्था दोबारा जन्म ले, ऐसा किसी तरह का दुर्व्यवहार न। तो वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की बात कही गई, जिसे जात, लिंग, संपत्ति या राष्ट्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मानवता सर्वोपरि है। और इसी के हिसाब से इसकी घोषणा की गई। जबकि मैं अगर बात कर लूँ तो इसका विचार थोड़ा सा कांट के दर्शन में मिलता है। कांट की एक लाइन थी कि प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं है, ध्यान रहे, व्यक्ति साधन नहीं है। तो मानवाधिकार में इसकी बू आती है कि प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, ऐसा मानना है। तो इसके दर्शन मानवाधिकार में मिलते हैं और इसी कांट के दर्शन के हिसाब से मानवाधिकार की घोषणा की गई। इसके बाद मानवाधिकार का और प्रबल रूप का ऐतिहासिक आधार की मैं बात करूं तो 19वीं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जहां फ्रांसीसी, अमेरिकी और ब्रिटेन की क्रांतियां हुई, उसमें भी मानवाधिकार की बात कहीं न कहीं दबे शब्दों में कही गई, लेकिन वो पूरी तरह उस देश के लिए लागू थी, विश्व के लिए नहीं लागू थी, जो बाद में विश्व के लिए मानवाधिकार के रूप में लागू हो गई। और उसमें अमानवीय, घृणित कर्म या बर्बरता या नरसंहार पर प्रतिबंध की बात की गई, विश्व शांति की बात कही और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच में मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा के पत्र को स्वीकार भी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा होगी, इसकी भी बात कही गई है कहीं न कहीं यूएनओ में। तो इस तरह इसको पूरा विश्व मान्यता देता है। मैकफार्लेन ने मानवाधिकार को निम्नलिखित रूप को व्यक्त किया। ये 5 रूप है, जैसा कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं, इसको आप पीडीएफ से ले सकते हैं। वैचारिक विवाद जो रहा कि इसको लागू कैसे किया जा, इसमें इस्लामिक समाज के धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया जा सकता, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो मानवाधिकार के खिलाफ हैं। इस तरह के तमाम धार्मिक सवाल, पूंजीपतियों और संपत्तिशालियों वर्गों के बीच जो गैप है, या मार्क्सवादियों का जो आर्थिक मूल की धारणा है, इस रोजगार के जो अवसर हैं, इस तरह के चीज़ों को लेकर आपसी वैचारिक विवाद प्रत्येक देश व विचारों में रहा। अच्छा, मानवाधिकार के सार्वभौमिक सापेक्ष के हिसाब से 2-3 अच्छी चीज़ें हुई। अच्छी चीज़ें ये हुई कि अफ्रीकी देशों में 1982 में मानवाधिकारों के लिए एक घोषणा अलग से की गई, जिसे बंजुल चार्टर कहते हैं। बंजुल चार्टर का आप नाम सुना होगा। क्योंकि अफ्रीकी देश थोड़ी शिक्षित कम थे और वहाँ इसकी घोषणा इसलिए की गई कि ये महाद्वीप जो थे थोड़ी सी अछूते रह गए विश्व व्यवस्था से, और यहाँ राजशाही शासन रहा, लोगों में परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा पिछड़ापन रहा, और भौगोलिक स्थितियाँ भी ऐसी रहीं जिसके वजह से यहाँ दिक्कतें आईं। तो इसकी घोषणा यहाँ जो है 1982 में की गई, 80 के दशक की बात कर लें तो। और वहाँ सांस्कृतिक की भी स्थिति थोड़ी सी अलग रही इन विश्व से। तो संस्कृतवाद की वजह से भी जो है मलेशिया की मैं बात कर लूँ, या इसकी बात कर लें, म्यांमार की बात कर लें, तो इस तरह के देशों में भी थोड़ी सी बाद में इसका सहयोग किया गया मानवाधिकार को। और मानवाधिकार चूँकि बहुत बड़ा विषय है तो इसके लिए एक अलग से टॉपिक ही चूज करना बेहतर होगा। मानवाधिकार को हम सिर्फ अधिकार में समेट नहीं सकते, तो इसकी मैं बाद में बात भी करूँगा। थोड़ी सी बात मैं एक भीखू फारिक एक विचारक हुआ करते थे उनकी कर लूँ। तो प्रत्येक समुदाय को अपनी सामुदायिक पहचान बनाने के लिए अलग अधिकारों की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्माण बहुमत के आधार पर होता है, ऐसा भीखू फारिक का मानना था। तो इन्होंने कहीं न कहीं मानवाधिकारों में अफ्रीकी देशों के अलग से कुछ करने या अल्पसंख्यकों को अलग से कुछ करने के संकेत दिए। समुदायवादियों ने मानवाधिकार के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया वो जो है माइकल सैंडल ने अपनी प्रसिद्ध रचना स्पतमत संपेदज दक जीम संपजो श्रीनिजगम में दिया, जो राल्स के सार्वभौमिक अधिकार की जो मान्यता थी उसका खंडन करते हुए दिया था। और उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना समाज में पृथक रूप में नहीं की है। उनका ये मानना था कि समाज में ही हो सकती है। अमूर्त या नैतिक कहा। उन्होंने उदारवादियों का जो अधिकार था कि राज्य को लाइन ऑफ ऑर्डर देना चाहिए और व्यक्ति स्वयं जो है अपनी व्यवस्था कर लेगा, इसका विरोध किया था। और माइकल बार्जर एक वैचारिक हुए और इनके अनुसार अधिकार की सार्वभौमिक मान्यता त्रुटिपूर्ण है, जो 10 दिसंबर को की गई, उसका विरोध इन्होंने भी किया। नारीवादी हैं तो जानते हैं वो प्रतिसत्तात्मक समाज पे प्रहार करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं इस बात को कहते हैं कि
पुरुष के इस समाज में, प्रतिसत्तात्मक समाज में, जहाँ परिवार का मुखिया पुरुष होता है, नारियों को कोई स्वतंत्रता ही नहीं दी गई है। उन्हें सिर्फ घर के काम करने, बच्चे पालन करने का ही दायित्व सौंप गया है। दिन भर वो अपने किचन में लगी रहती हैं और बाकी कोई अधिकार नहीं दिया, और घरेलू श्रम का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए उन्होंने भी इसका थोड़ी विरोध किया। ओकिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, और उसमें कहा कि समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंधों पर आधारित और समाज में महिलाएं शोषित हैं। ये भी चूंकि महिलावादी विचारक रहे, नारीवादक विचारक रहे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की जिससे कहीं न कहीं आपको लगता है कि मानवता को झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि विवाह का अधिकार महिलाओं पे छोड़ देना चाहिए, उन्हें यौन उत्पीड़न से मुक्ति कर देना चाहिए, गर्भाधिपात का अधिकार दे देना चाहिए। तो इस तरह के 2-3 ऐसे टॉपिक रहे ओकिन के, जो कहीं न कहीं एक समाज की व्यवस्था पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। परंतु जो भी रहा, ये इनका मत रहा। अब हम आते हैं, निष्कर्ष क्या रहा कि मानवाधिकार सैद्धांतिक रूप में सार्वभौमिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है और प्रत्येक व्यक्ति के समान महत्व के रूप में इसको मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह ये अधिकारों की ये चैप्टर रहा, जिसकी पूरी संकल्पना हम लोग ऐतिहासिक युग से लेकर और वर्तमान युग तक, कल्याणकारी राज्य तक किए, और ये इनका निष्कर्ष रहा कि मानवाधिकार की जो घोषणा है बड़ी उचित है और होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति समान है और कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। कोई भी विचार आता है तो वो सार्वभौमिक नहीं हो सकता, प्रत्येक विचार के कोई न कोई आलोचक होते ही होते हैं फ्रेंड, तो वो रहेंगे। हमको याद ये रखना है एग्जाम की दृष्टिकोण से कि किस विचारक का कौन संपादक रहा, कौन प्रवर्तक रहा और कौन उसका विरोधी रहा। सारे सवाल इसी पे आते हैं। तो